अध्याय 2122 बूढ़े आदमी की असली ताकत। कुलपति, उन्हें मार डालो। तंत्र संप्रदाय के कुलपति को होश में आते देख झाओ गुजी चिल्लाया। झाओ गुजी इस समय खून से लथपथ था और गुयांग के हमलों से उसकी हालत बहुत खराब थी। बिना कवच के उसकी युद्ध शक्ति 80% कम हो गई थी। वह गुयांग का मुकाबला भी नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम लॉन्ग चेन हो। कुलपति ने अंततः पहचान लिया कि लॉन्ग चेन कौन था। अचानक दुनिया कांप उठी और आसमान में मौजूद विशालकाय ब्लैक होल फट गया। जमीन पर मौजूद खंडहर उस ब्लैक होल की ओर बहने लगे। इस समय जब इमारतों के टूटे हुए टुकड़े ब्लैक होल में समा रहे थे, तो यह बताना संभव था कि उस ढही हुई जगह में लाखों अदृश्य ब्लेड काट रहे थे। जो कुछ भी अंदर समा गया था, वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। आसमान एक गुंबद की तरह था जिसे छेद दिया गया था। अब ये धीरे धीरे और भी ढह रहा था। छेद बढ़ता जा रहा था, अपने आसपास की हर चीज को अपने अंदर समाहित कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया जानती थी कि वह ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी और अपने अंदर की हर चीज को अपने साथ ले जाना चाहती थी। ये वाकई एक ऐसा नजारा था जिसने निराशा पैदा कर दी। जिन्होंने मेरे तंत्र संप्रदाय को नष्ट कर दिया, तुम सब मर जाओगे। कुलपति ने दहाड़ लगाए। होश में आने के बाद उसकी संसार शक्ति अब अव्यवस्थित नहीं थी। लॉन्ग चेन को लगा कि दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है, मानो वह किसी विशाल भंवर में फंस गया हो। वह केवल कुलपति को अपनी ओर बढ़ते देख सकता था और वह चकमा देने में असमर्थ था। इससे पहले वह अपने हमलों से बचने के लिए अपनी तीव्र आध्यात्मिक समझ पर भरोसा कर सकता था, लेकिन अब वह चौथे चरण के नेदर पासेज विशेषज्ञ की असली शक्ति का अनुभव कर रहा था। यह संसार शक्ति एक तरह की ऊर्जा नहीं थी, बल्कि एक तरह का नियम था। लॉन्ग चेन की शक्ति इस नियम का मुकाबला नहीं कर सकती थी। बूढ़े आदमी ने आखिरकार हस्तक्षेप किया। स्वर्ग को चीरने वाले ब्लेड ने लॉन्ग चेन को बांधने वाले अंतरिक्ष को नष्ट कर दिया। वह जल्दी से युद्ध के मैदान से पीछे हट गया। बूढ़े आदमी की तलवार रुक गई जब वह कुलपति की रक्त रंग की तलवार से टकराए। जब उनके दो हमले आपस में टकराए, तो ऐसा लगा जैसे कोई तारा फट गया हो। दुनिया कांप उठी और शून्य में ब्लैक होल प्रभाव से काफी बड़ा हो गया। बूढ़ा आदमी हवा में खड़ा रहा, हमले से अविचलित। जहां तक कुलपति का सवाल है, उसे 3 कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हर कदम के साथ उसके पीछे की जगह ढहती जा रही थी। आप कौन हैं? कुलपति ने चौंक कर पूछा। उसने तुरंत बूढ़े आदमी के साधना आधार को देखा और विश्वास नहीं कर सका कि तीसरे चरण के नेदर पासेज विशेषज्ञ ने उसे रोक दिया था। कोई व्यक्ति जो साधना के लिए केवल बाहरी शक्ति पर निर्भर रहता है, वह मेरा नाम जानने के योग्य नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने नाक भान सिकोड़ी। चौंके हुए कुलपति को अनदेखा करते हुए वह लॉन्ग चेन की ओर मुड़ा। अच्छी तरह से देखो, एक बार पहले स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय को स्वर्ग विभाजन दिव्य संप्रदाय कहा जाता था, जबकि स्वर्ग विभाजन ब्लेड को स्वर्ग विभाजन दिव्य ब्लेड कहा जाता था। उस समय स्वर्ग को विभाजित करने के 9 रूपों को एक दिव्य कला के रूप में जाना जाता था। हालांकि स्वर्ग विभाजन दिव्य टैबलेट के बिना उनकी पूरी क्षमता को बाहर लाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए हम धीरे धीरे कम होते गए। हालांकि दिव्य टैबलेट के बिना भी एक दिव्य कला अभी भी एक दिव्य कला है। जब तक आप खुद को पूरी तरह से इसमें डुबोते हैं और इस पर भरोसा करते हैं, यह आपको असीमित शक्ति दे सकता है। देखो, ठीक इसी तरह बूढ़ा आदमी स्वर्ग को चीरने वाला ब्लेड थामे हुए कुलपति की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी अदम्य आभा उसे ढंक रही थी और दुनिया कांप रही थी। मरना। मैकेनिज्म संप्रदाय के मुखिया को तब झटका लगा जब उन्हें लगा कि उन पर जानलेवा हमला हो रहा है। उनके तराजू से प्रकाश की काली किरणें निकल रही थीं, जो कानों को चीर देने वाली आवाजें निकाल रही थीं। उन काली किरणों ने सीधे बूढ़े आदमी के शरीर को भेद दिया, जिससे लॉन्ग चेन उछल पड़ा। हालांकि उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि उन्होंने उसे नहीं छेदा था। उसे नहीं पता था कि बूढ़ा आदमी कौन सी तकनीक इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उनका शरीर हमेशा उनसे बचने के लिए थोड़ा सा हिलता था। बस वह इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था कि उसे मारा जा रहा है। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए कवच पहनना सिर्फ यही दर्शाता है कि आपको अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है। आपके कवच में उकेरे गए संसार रून बताते हैं कि आपको अपनी संसार शक्ति पर पूरा भरोसा नहीं है। आपके कवच के भीतर छिपे तंत्र बताते हैं कि आपको अपने कवच पर मौजूद रूनों पर भरोसा नहीं है। आपके छिपे हुए हथियारों पर लगा जहर बताता है कि आपको उनकी शक्ति पर भरोसा नहीं है। क्या आपको कोई भरोसा नहीं है? क्या आपके जैसा कोई व्यक्ति संप्रदाय का नेता बनने के योग्य है? बूढ़े आदमी की आभा बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था। उसकी आवाज हवा में गरजने जैसी गूंज रही थी। लॉन्ग चेन, ध्यान से सुनो। स्वर्ग को समझने के लिए छठी इंद्री का उपयोग करने का मतलब स्वर्गीय दाव को समझना नहीं है, नहीं इसका मतलब मानव दाव से जुड़ना है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां स्वर्गीय दाव मानव दाव के साथ विलीन हो जाते हैं। मैं इसे और अधिक स्पष्ट नहीं कर सकता। अगर तुम समझते हो तो तुम समझते हो, अगर तुम नहीं समझते तो तुम नहीं समझते।
जब मैंने तुम्हें स्वर्ग को विभाजित करने का 8वां रूप सिखाया तो तुमने मान लिया कि तुमने इसमें महारत हासिल कर ली है क्योंकि तुम इसका उपयोग कर सकते हो। वास्तव में तुम गलत हो। स्वर्ग को विभाजित करने वाला युद्ध संप्रदाय स्वर्ग को विभाजित करने के 9 रूपों से ऊंचा उठ सकता है। इसका कारण यह है कि इस दिव्य कला के भीतर की गहराई अकल्पनीय है। यहाँ तक कि मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैंने इसका 10वां हिस्सा भी समझा है। तुमने अभी 8वें रूप का उपयोग किया है, इसलिए मैं तुम्हें अपना 8वां रूप दिखाऊंगा। कमीने, मुखिया ने अचानक देखा कि बूढ़े आदमी की आभा भयावह स्तर तक बढ़ गई थी। उसके हर कदम से उसकी आभा उछल जाती थी। 7वें कदम के बाद बूढ़े आदमी के शरीर से गड़गड़ाहट की आवाज आई। उसके पीछे की जगह फट गई और उसके पीछे स्वर्ग को चीरने वाले ब्लेड की छवि प्रकट हुई। उस विशाल स्वर्ग विभाजक ब्लेड ने ढहते हुए अंतरिक्ष को वास्तव में धीमा कर दिया। अंत में अंतरिक्ष जम गया क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी को वश में करने वाली इच्छा ने इस दुनिया को भर दिया। उस पल बूढ़ा आदमी इस दुनिया का मालिक बन गया। आवाजें फीकी पड़ गईं। सिर्फ एक चीज जो सुनाई दे रही थी वह थी बूढ़े आदमी के हाथ में मौजूद स्वर्ग को चीरने वाले ब्लेड और उसके पीछे उसकी छवि के बीच की प्रतिध्वनि। अंत में बूढ़े आदमी ने अपना 8वां कदम उठाया। उसने स्वर्ग को विभाजित करने वाला ब्लेड उठाया और यह उसके पीछे के प्रक्षेपण के साथ विलीन हो गया। आकाश को विभाजित करें 8। स्वर्ग विभाजक ब्लेड के अंततः नीचे गिरते ही उसमें से तीव्र दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। कुलपति ने जोर से चीख मारी और उसके शरीर के सारे छिलके अचानक उड़ गए तथा उसके सामने एक विशाल ढाल के रूप में एकत्रित हो गए। ढाल के ऊपर ऊर्जा की परतें घूम रही थीं। वह उसकी संसार शक्ति थी। उसने अपनी ढाल के सामने इस शक्ति की कई परतों को एक कर दिया था। बूढ़े आदमी के हमले की भयावहता को भांपते हुए वह अपनी रक्षा के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। बिजली की चमक की तरह स्वर्ग को चीरने वाला ब्लेड नीचे गिरा। हल्की सी आवाज गूंजी। ये कदम। लॉन्ग चेन का दिल तेजी से धड़क रहा था। बूढ़े आदमी के इस हमले में एक अलग तरह की इच्छा शक्ति थी। ये कुछ ऐसा था जो उसने सिर्फ एक दूसरे व्यक्ति यूजिफेंग से ही महसूस किया था। यूजिफेंग तलवार दाव में माहिर था और अपनी तलवार पर पूरा भरोसा करता था। उस तरह की कट्टरता एक पागल आदमी की तरह थी। उसकी तलवार क्यूई के हर वार में उसकी सारी शक्ति एक रेखा में समाहित थी जो उसे इतना भयावह बनाती थी। जहां तक बूढ़े आदमी के हमले की बात है, उसने भी अपनी सारी शक्ति को एक पतली रेखा में समेट लिया था। लॉन्ग चेन को नहीं पता था कि उसने ये कैसे किया। बूढ़े आदमी का हमला सीधा हुआ। मैकेनिज्म संप्रदाय का मुखिया अपनी ढाल के साथ 2 टुकड़ों में बंट गया। वह मारा गया। ठीक इसी समय छोटी दुनिया का पतन तेजी से हुआ। पूरी छोटी दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई थी और वह अब इस क्षति को सहन नहीं कर सकती थी। चलो चलें। लॉन्ग चेन ने अपना हाथ हिलाया। उसने कुलपति की लाश को पकड़ लिया। उसका कवच चाहता था, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी था उसकी स्थानिक अंगूठी। ये बूढ़ा आदमी सफलता पाने की कोशिश कर रहा था। कोई भी सफलता की 100% संभावना की गारंटी नहीं दे सकता था, इसलिए वे अपने सूक्ष्म स्थानों से कुछ खजानों को बाहर निकालते थे और उन्हें स्थानिक छल्लों में रख देते थे। इस तरह अगर वे मर जाते तो वे उन खजानों को अपने साथ नहीं ले जाते। कुछ दुर्लभ स्थानिक छल्लों में बहुत रक्षात्मक शक्ति होती थी और उन्हें तोड़ना मुश्किल होता था। ये कुलपिता ऐसी ही एक अंगूठी पहने हुए था। गुयांग, लड़ाई बंद करो। भागो। लॉन्ग चेन ने देखा कि गुयांग अभी भी झाओ वुजी से लड़ रहा था। झाओ वुजी जवाबी हमला करने में सक्षम नहीं था, लेकिन वह अभी भी टिके रहने में सक्षम था। मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। गुयांग अचानक दहाड़ा और वास्तव में अपने शरीर का उपयोग झाओ वुजी की दरांती की धार को झेलने के लिए किया, जबकि उसके अपने भाले ने झाओ वुजी के शरीर को छेद दिया। झाओ वुजी का शरीर फट गया, उसके साथ उसकी युवान आत्मा भी मर गई। गुयांग के लिए झाओ वुजी के ब्लेड से उसके शरीर में एक बड़ा छेद रह गया। क्यों परेशान होना? ली कुई अवाक रह गई। अगर मैं किसी घायल व्यक्ति को काट भी न सकूं, तो मुझे शर्मिंदगी होगी। गुयांग की वर्तमान स्थिति काफी भयावह थी क्योंकि उसके घाव के आसपास का मांस सड़ने लगा था। लेकिन वह अभी भी मुस्कुरा रहा था। जिया चेन और गो रान भी वापस आ गए। उनके उत्साहित चेहरे से ऐसा लग रहा था कि उन्हें सोना मिल गया है। बॉस, हम इन लोगों के साथ क्या करें? ली कुई ने लोगों के एक समूह की ओर इशारा किया। औरतें और बच्चे पहले ही भाग चुके थे। साधारण शिष्यों को भी बाहर जाने दिया गया था। केवल कुछ उच्च अधिकारियों को ही ड्रैगनब्लड योद्धाओं ने रोक रखा था। उनकी संख्या कुछ 100 में थी, लेकिन वे नेदर पासेज विशेषज्ञ थे। वे डरे हुए लॉन्ग चेन को देख रहे थे। एक शब्द से लॉन्ग चेन उनके भाग्य का फैसला कर देगा। लॉन्ग चेन ने ठंडे स्वर में कहा, मैकेनिज्म संप्रदाय ने अनगिनत बुरे काम किए हैं। जरा सी भी इच्छा होने पर तुम किसी व्यक्ति के पूरे परिवार को खत्म कर दोगे। तुम्हारे जैसे लोगों को अंत तक मार दिया जाना चाहिए, लेकिन मेरी ड्रैगनब्लड सेना को ऐसे लोगों को मारना पसंद नहीं है जो विरोध नहीं कर सकते। मैं तुम्हें जीने का एक तरीका दूंगा, लेकिन भविष्य में तुम क्या चुनते हो, ये तुम्हारा अपना मामला है। भाग जाओ। ये सुनकर वे विशेषज्ञ बहुत खुश हुए। उनमें से कई ने उड़ान भरने से पहले लॉन्ग चेन को प्रणाम किया।
बॉस, आप उन्हें ऐसे ही जाने दे रहे हैं? क्या वे बुरे लोगों का समूह नहीं हैं? गुयांग ने अनिच्छा से कहा। लॉन्गचेन ने कहा, क्या आपको लगता है कि वे सिर्फ इसलिए जीवित रहेंगे क्योंकि हमने उन्हें छोड़ दिया है? क्या आपको पता है कि मैकेनिज्म संप्रदाय ने अतीत में कितने लोगों को नाराज किया है? इस छोटी सी दुनिया से भागने के बाद संभवतः पूरी दुनिया उनका पीछा करेगी। ऐसे बहुत से संप्रदाय हैं जो मैकेनिज्म संप्रदाय से दिल से नफरत करते हैं। हमें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो चलें। लॉन्गचेन और बाकी लोग उड़कर बाहर आ गए। वे अभी अभी छोटी दुनिया से निकले ही थे कि वह उनके पीछे ढह गई। मैकेनिज्म संप्रदाय इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गया था। अध्याय 2123 अगले की ओर। उनके पीछे का शून्य फट गया और एक बड़ा ब्लैक होल बन गया जिसने अपने आसपास की हर चीज को अपने अंदर समा लिया। उसके बाद ब्लैक होल धीरे धीरे सिकुड़ता गया और गायब हो गया। जिस पर्वत श्रृंखला में वे थे उसमें एक छेद था जैसे किसी विशालकाय जानवर ने उसे काट लिया हो। ड्रैगनब्लड योद्धा लॉन्गचेन के पीछे खड़े होकर यह सब होते देख रहे थे। उन सभी के चेहरे पर उत्साह था। तो क्या हुआ अगर यह एक ऐसा संप्रदाय था जिसकी जड़ें प्राचीन युग में फैली हुई थीं? क्या यह अभी भी उनके ड्रैगनब्लड सेना द्वारा नष्ट नहीं किया गया था? बूढ़े आदमी, क्या आप ठीक हैं? लॉन्गचेन ने उसकी ओर देखा। हाँ, उस आदमी के पास नेदर पासेज के चौथे चरण का क्षेत्र था, लेकिन उसके पास इसके अनुरूप शक्ति नहीं थी। वह जीवित रहने के लिए पूरी तरह से कछुए के खोल पर निर्भर था, उसके पास खुद का कोई कौशल नहीं था। अपने दिल के शैतान से लड़ने में भी उसकी अधिकांश शक्ति खर्च हो गई, इसलिए उसे मारना केवल समय की बात थी। हालांकि मैं यह नहीं कह सकता कि इसमें कोई प्रयास नहीं हुआ, लेकिन वह बहुत ज्यादा नहीं था, बूढ़े आदमी ने उदासीनता से कहा। लॉन्गचेन मुस्कुराया। अच्छा, जिया चेन, चलो अगले पर चलते हैं। बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम अभी भी लड़ने की योजना बना रहे हो? मैकेनिज्म संप्रदाय में आने पर लॉन्गचेन ने जिया चेन से कहा था कि वह एक ऐसा गठन बनाए जो स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के परिवहन गठन से जुड़ सके। यह एक अस्थायी गठन था जिसे केवल एक व्यक्ति को जाने की अनुमति देने के लिए बनाया गया था। बूढ़े व्यक्ति को सहायता के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया था, लेकिन उसे लॉन्गचेन की योजना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हे, लोहा गर्म है तो वार करो। स्टोन रेस बहुत घमंडी है। उन्हें नष्ट करके हम गठबंधन प्रमुख को दिखा देंगे कि मार्शल हेवन एलायंस उतना कमजोर नहीं है जितना वह सोचती है। इस तरह उसे हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, लॉन्गचेन ने कहा। बूढ़ा आदमी फिर से तरोताजा हो गया। वह हमेशा से इस बात से बहुत असंतुष्ट था कि को जियानिंग किस तरह रूढ़िवादी तरीके से पेश आती थी। बूढ़े आदमी के शब्दों में कहें तो औरतें इतनी सीधी सादी नहीं होती। चलो उन पत्थर के सिरों को काट डालें। बूढ़े आदमी को पत्थर की जाति के बारे में भी कुछ समझ थी, और वह जानता था कि उनके और मानव जाति के बीच गहरी दुश्मनी थी। जिया चेन ने संरचना तैयार कर ली थी। सभी लोग परिवहन संरचना में चले गए और गायब हो गए, पत्थर की एक उजाड़ दुनिया में फिर से प्रकट हुए। कहीं भी घास का एक भी तिनका नहीं उग रहा था। बॉस, मैंने अपनी सारी सामग्री इस्तेमाल कर ली है। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, जिया चेन ने कहा। जिया चेन ने अपनी सामग्री की गणना बहुत अच्छी तरह से की थी। एक फॉर्मेशन मास्टर के रूप में उन्हें विभिन्न भागों के लिए एक निश्चित मात्रा में संसाधन आवंटित किए गए थे, उनका अधिकतम दक्षता से उपयोग किया गया था। उनकी गणना इतनी सटीक थी कि उन्होंने इस अंतिम फॉर्मेशन में बिल्कुल सही सब कुछ इस्तेमाल किया था। बहुत बढ़िया काम, लॉन्गचेन ने जिया चेन की तारीफ की। ड्रैगनब्लड लीजन में शामिल होने के बाद जिया चेन के लिए यह पहली बार था जब उसने अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वह वास्तव में शक्तिशाली था। उसकी सहायता से ड्रैगनब्लड लीजन पंखों वाले बाघ की तरह था। लॉन्गचेन आभारी था कि उसने जिया चेन को उस दिन शामिल होने की अनुमति दी थी। ये निश्चित रूप से एक बुद्धिमान निर्णय था। जिस क्षण से मैकेनिज्म संप्रदाय और स्टोन जाति ने क्लाउड चेजिंग हेवन स्वेलोइंग स्पैरो जाति के क्षेत्र में अपना रास्ता बनाया था, तब से सब कुछ जिया चेन के नियंत्रण में था। उसके दुश्मनों ने उसके ढोल की धुन पर खेला था। शायद अगर उसके पास पर्याप्त सामग्री होती, तो जिया चेन इस पूरी दुनिया को नष्ट करने में सक्षम होता। रूनिक चिन्ह के आधार पर शिलिंगफैंग को इस पर्वत श्रृंखला के पीछे होना चाहिए। वहां कोई संरचना मौजूद नहीं है। हम अपनी इच्छानुसार प्रवेश कर सकते हैं, जिया चेन ने कहा। जिया चेन ने उन्हें यहां लाने के लिए जो संरचना बनाई थी, वह एक बार की विशेष परिवहन संरचना थी। सामान्य परिवहन संरचनाओं के लिए उनके बीच यात्रा के लिए 2 नोड्स की आवश्यकता होती है, लेकिन जिया चेन ने जो एक स्थापित किया था, वह तीर चलाने जैसा था। बिंदु जिया चेन द्वारा नियंत्रित किया गया था। उसने दूरी की पूरी तरह से गणना की थी और अपने पास मौजूद सभी संसाधनों का इस्तेमाल भयावह सटीकता के साथ किया था। चलो चलें। बूढ़े आदमी के यहाँ होने से हम बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। लॉन्गचेन हंसा और आगे बढ़ गया। हीन मानव जाति, पाषाण जाति के क्षेत्र में कदम रखो और मर जाओ। एक अगरबत्ती के बराबर समय के बाद वे पर्वत श्रृंखला से गुजरे और उनके सामने एक विशाल पत्थर का जंगल दिखाई दिया।
पत्थर की जाति के दो विशेषज्ञों ने उनका रास्ता रोक दिया। लॉन्ग चेन ने इविलमून को लापरवाही से घुमाया, जिससे प्रकाश की एक काली लकीर निकली जिसने उनके सिर काट दिए। फिर उसने उन सिरों को जंगल की गहराई में फेंक दिया। वे पत्थरों से टकराकर फट गए। पत्थर के दिमाग वाले लोगों का एक समूह भी मानव जाति का अपमान करने की हिम्मत रखता है। आखिर तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? लॉन्ग चेन ने व्यंग्य किया। लॉन्ग चेन ने 8 कदम आगे बढ़ाए, हर कदम पर उसकी आभा बढ़ती गई। उसके शरीर के अंदर 72 एक्यूपंक्चर बिंदु एक साथ सक्रिय हो गए। उसकी तलवार ने वार किया। आकाश को विभाजित करें 8। लॉन्ग चेन की तलवार ब्रह्मांड को चीरती हुई एक दिव्य तलवार की तरह थी। विशाल तलवार की छवि स्वर्ग और पृथ्वी को भर रही थी। ये बूढ़े आदमी के पिछले हमले की तरह ही था। बूढ़ा आदमी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। लॉन्ग चेन की समझ का कौशल वाकई भयानक था। उसने अपनी पिछली चाल के सार को इतनी जल्दी नियंत्रित करना सीख लिया था। लॉन्ग चेन के हमले ने पत्थर के जंगल को चीर दिया। कोई भी उसे रोक नहीं सका। पत्थर का जंगल साफ साफ 2 हिस्सों में बंट गया। मृत्यु को आमंत्रित करना। जंगल की गहराइयों से एक भयंकर चीख गूंजी। एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई और एक भयावह आभा फैली। जंगल से एक के बाद एक बड़ी आकृतियां निकलती हुई आईं। सबसे आगे वाली आकृति वास्तव में सोने की थी। उसके बगल में पत्थर जाति के हजारों विशेषज्ञ थे। लॉन्ग चेन को उनके बीच शिलिंग फेंक को खोजने में काफी समय लगा। स्टोन रेस के विशेषज्ञ एक जैसे दिखते थे और उनकी आभा भी एक जैसी थी। अगर शिलिंग फेंक की एक आंख अभी भी गायब नहीं होती, तो लॉन्ग चेन शायद उसे पहचान नहीं पाता। लॉन्ग चेन, शी लिंगफेंग ने अपने दांत पीस लिए। हाँ, यह मैं ही हूँ। क्या तुमने मुझे तब तक इंतजार करने के लिए नहीं कहा था जब तक तुम मेरी पूरी जाति को नष्ट नहीं कर देते? मैं बहुत अधीर हूँ, इसलिए मैं पहले तुम्हें नष्ट करने आया हूँ, लॉन्ग चेन ने आलस से कहा। मेरी स्टोन रेस को नष्ट कर दोगे? एक ऐसे व्यक्ति के अहंकारी शब्द जो आज यहां मर जाएगा। गोल्डन स्टोन रेस विशेषज्ञ ने दहाड़ते हुए हमला किया, एक शक्तिशाली मुक्का मारा। सुनहरी रोशनी उसकी मुट्ठी के चारों ओर घूम गई, जिससे आसपास की जगह जम गई। उस पल लॉन्ग चेन को घुटन भरा दबाव महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि यह स्वर्ण पत्थर जाति विशेषज्ञ मैकेनिज्म संप्रदाय के कुलपति से बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। वे वास्तव में प्राचीन युग की एक जाति होने के योग्य थे। इस तरह की नींव डरावनी थी, लेकिन लॉन्ग चेन अपने तुरुप के पत्ते के साथ आया था। स्वर्ग को चीरने वाला ब्लेड हवा में सीटी बजाता हुआ उस सुनहरे क्षेत्र को चीरता हुआ निकल गया। जब वह सुनहरे विशेषज्ञ की मुट्ठी से टकराया, तो एक शक्तिशाली विस्फोट ने धरती को हिलाकर रख दिया। सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। तुम्हारी आवाज बहुत घमंडी है। देखते हैं आज यहां कौन मरता है, बूढ़े आदमी ने व्यंग्य किया। गोल्डन स्टोन रेस विशेषज्ञ को वास्तव में पीछे धकेल दिया गया क्योंकि बूढ़े आदमी ने उसके खिलाफ स्वर्ग विभाजन ब्लेड दबाया। स्वर्ण विशेषज्ञ चिल्लाया और उसके शरीर से सुनहरी लहरें निकलीं। उसके शरीर को ढंकने वाले क्रिस्टल शैतान की आंखों की तरह खुल गए, जिससे उसकी आभा नाटकीय रूप से बढ़ गई। धमाका। बूढ़ा आदमी और सुनहरा विशेषज्ञ एक ही समय में वापस उड़ गए। फिर वे एक बार फिर एक दूसरे पर हमला करने लगे और आकाश में एक दूसरे से मिले। सुनहरा विशेषज्ञ एक धधकते सूरज की तरह था, जिससे ये देखना असंभव था कि उनकी लड़ाई कैसे चल रही थी। बाकी लोग केवल बादलों के बीच से गूंजते शक्तिशाली विस्फोटों को सुन सकते थे। रेस लीडर ने उस बूढ़े को रोक दिया है। हम उन्हें मार सकते हैं, शी लिंगफेंग चिल्लाया। स्वर्ण विशेषज्ञ स्टोन जाति का नेता था, एक ऐसा अस्तित्व जो अनगिनत वर्षों से जीवित था और जिसके पास दुर्लभ रूप से देखी जाने वाली स्वर्ण ऊर्जा थी। शिलिंगफेंग की राय में बूढ़े आदमी को मारना केवल समय की बात थी। आदेश देने के बाद शिलिंगफेंग ने बिना किसी रोक टोक के तुरंत लॉन्ग चेन पर गोली चला दी। शिलिंगफेंग के साथ साथ स्टोन रेस का पूरा इलाका हिल गया और अजीबोगरीब उतार चढ़ाव उसकी ओर बहने लगे। यहाँ मैं पैतृक भूमि की दिव्य ऊर्जा द्वारा समर्थित हूँ। तुम्हें मारना मुर्गे को मारने जितना आसान है। लॉन्ग चेन, तुमने खुद को अपनी मौत के मुंह में भेज दिया। शी लिंगफेंग ने दुष्टता से हंसते हुए कहा। पृथ्वी की सारी ऊर्जा उसके चारों ओर इकट्ठा हो गई। ये नंगी आंखों से भी दिखाई दे रहा था। लॉन्ग चेन ने देर नहीं की। उसने अपनी दिव्य अंगूठी और एजियो ड्रैगन बैटल आर्मर को बुलाया। इविलमून के वार से वे आपस में भिड़ गए और लॉन्ग चेन को कई कदम पीछे हटना पड़ा, उसकी भुजाएं कांप रही थीं। पिछली बार जब वे भिड़े थे, तब से शिलिंगफेंग की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। मरो। शिलिंगफेंग एक आंधी की तरह लॉन्ग चेन के पीछे घूमा, उसकी मुट्ठियां लॉन्ग चेन की ओर टूट पड़ीं। तो क्या हुआ अगर तुम्हें अपनी पुश्तैनी जमीनों से सहारा मिल रहा है? इससे आज यहां मरने की तुम्हारी किस्मत नहीं बदलेगी। लॉन्ग चेन ने वास्तव में इविलमून को दूर रख दिया। वह अभी भी नींद में था और उसकी मदद नहीं कर सकता था। लॉन्ग चेन की पीठ पर बिजली के पंख दिखाई देने पर गड़गड़ाहट हुई और उसके हाथ में एक बिजली का भाला प्रकट हुआ। हम्फ, थंडरफॉल्स मेरी स्टोन रेस को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चाहे आपके पास कितनी भी तरकीबें क्यों न हो, आप फिर भी यहीं मरेंगे, शिलिंगफेंग ने व्यंग्य किया।
स्टोन रेस के पास मांस के शरीर नहीं थे, इसलिए वे बिजली से नहीं डरते थे। क्या ऐसा है? लॉन्ग चेन से बिजली चमकने लगी, जिससे ये स्थान बिजली के समुद्र में बदल गया। जंगली बिजली आत्मा युद्ध भाला। बिजली का समुद्र एक विशाल बिजली के भाले में समा गया जो शी लिंगफेंग की ओर बढ़ गया। पत्थर की दौड़ के साथ लड़ाई। शी लिंगफेंग ने अपनी भुजाओं से बिजली के भाले को रोक दिया, लेकिन एक जोरदार विस्फोट के बाद उसकी भुजाओं में दरारें पड़ गईं। वे लगभग फट गए थे। पीछे की ओर उड़ते हुए शी लिंगफेंग भयभीत हो गया। ये बिजली, पत्थर की जाति बिजली से नहीं डरती थी, लेकिन लॉन्ग चेन की बिजली में विनाश की शक्ति थी। यह कोई जादुई कला नहीं थी, बल्कि एक कानून की तरह थी। विनाश का ये नियम कुछ ऐसा था जो पत्थर के शरीर वाले शी लिंगफेंग के लिए भी खतरा बन गया था। लॉन्ग चेन ने ठंडी मुस्कान दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा शरीर पत्थर का है या स्टील का। जब तक तुम जीवित हो, तुम स्वर्गीय क्लेश की विनाशकारी शक्ति से मारे जा सकते हो। बेशक शी लिंगफेंग का शरीर विशेष था और उसमें वज्र बल के प्रति कुछ प्राकृतिक प्रतिरोध था, अन्यथा वह उस हमले से उड़ गया होता। जैसे ही लॉन्ग चेन और शी लिंगफेंग लड़े, ड्रैगनब्लड योद्धाओं ने स्टोन रेस के विशेषज्ञों पर हमला कर दिया। इस बार ड्रैगनब्लड योद्धा अकेले नहीं लड़ रहे थे। इसके बजाय उन्होंने अपनी संख्या के साथ एक विशेष संरचना बनाई। उनमें से 1000 से ज्यादा थे। उन्होंने अपनी अभिव्यक्तियां बुलाईं, और संरचना द्वारा एक साथ जुड़ने के बाद उनकी अभिव्यक्तियां एक अजीब बल क्षेत्र में बदल गईं। 1000 से ज्यादा ड्रैगनब्लड योद्धाओं की स्वर्गीय दाव ऊर्जा एक साथ इकट्ठी हुई। योद्धाओं को लगा कि उनकी आत्माएं आपस में जुड़ी हुई हैं और वे एक दूसरे को अपने विचार बता सकते हैं। टकराना। गुयांग अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था और उसने एक शक्तिशाली भाला हमला किया। जिस क्षण वे आपस में भिड़े, उसी क्षण उसमें बहुत अधिक शक्ति भर गई, और उसका प्रतिद्वंद्वी, जो तीसरे चरण के नेदर पासेज विशेषज्ञ का प्रतिद्वंद्वी था, तुरंत मारा गया। हाहा, स्टोन रेस के बेवकूफों, आज हम तुम्हें ड्रैगनब्लड लीजन की असली ताकत दिखाएंगे। गुयांग ने वीरतापूर्वक हंसते हुए कहा। इस संरचना को बनाने के बाद ड्रैगनब्लड योद्धा ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि जब उनकी ऊर्जाएं उनकी अभिव्यक्तियों में विलीन हो गईं, तो वे उन्हें अपने साथी योद्धाओं के साथ स्वतंत्र रूप से साझा कर सकते थे। ये पहले की तुलना में कहीं अधिक कुशल था। उस समय गो रैन ने उन सभी के कवच के माध्यम से उनकी ऊर्जा को अवशोषित करके ड्रैगनब्लड क्रॉस स्लैश का आविष्कार किया था। अब हालांकि वे सिर्फ एक विचार से गुयांग को थोड़ी सी ऊर्जा दे सकते थे। उन्हें जोड़ने के लिए किसी कवच की जरूरत नहीं थी। हालांकि उनमें से प्रत्येक ने उसे थोड़ी सी ऊर्जा दी थी, फिर भी यह 1000 से ज्यादा लोगों की ऊर्जा थी। इससे गुयांग की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही झटके में मार गिराने में कामयाब हो गया था। मार डालो, इन पत्थर के सिरों को मार डालो। ड्रैगनब्लड योद्धाओं में जोश भर गया और इस संरचना को बनाए रखते हुए वे स्टोन रेस पर टूट पड़े। बिजली के स्वर्गीय पंखों को चीरना। गड़गड़ाहट की आवाज के साथ लॉन्ग चेन के पंख एक में विलीन हो गए और एक ब्लेड में तब्दील हो गए जो आकाश से नीचे गिर पड़ा। धरती फट गई और दुनिया में विनाशकारी इच्छा भर गई। इस समय शी लिंगफेंग को लगा कि मौत ने उसे घेर लिया है। जमीन पर पैर पटकते हुए उसके चारों ओर की धरती चमकने लगी। उसने एक शक्तिशाली मुक्का मारा। विखंडनकारी बिजली के स्वर्गीय पंखों ने निर्दयतापूर्वक वार किया और शी लिंगफेंग का हाथ टूट गया। वह वापस उड़ गया। मर जाओ। लॉन्ग चेन बिजली की तरह उसके पीछे भागा। उसे इस लड़ाई को जल्दी खत्म करने की जरूरत थी क्योंकि लगातार लड़ाइयों के बाद उसकी आध्यात्मिक युवान और आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो रही थी। वर्ल्ड एक्सटर्मिनेशन फ्लेम लोड्स और स्प्लिट द हेवंस के 8वें रूप ने विशेष रूप से उसकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। अब वह आगे बढ़ने के लिए लेई लॉन्ग पर निर्भर था। उसका बिजली का भाला शी लिंगफेंग के सिर की ओर घुस गया। लॉन्ग चेन, तुम नहीं कर सकते। अचानक उसके सामने पानी का एक पर्दा दिखाई दिया। उसके बिजली के भाले ने पानी के पर्दे पर प्रहार किया, उसे छेद दिया और शी लिंगफेंग के सिर पर वार किया। शी लिंगफेंग के माथे में एक छेद कर दिया गया, लेकिन वह पूरी तरह से अंदर नहीं गया। शी लिंगफेंग पत्थरों से टकराकर पीछे की ओर गिर पड़ा। परी ज़ुयू, तुम क्या कर रही हो? लॉन्ग चेन ने उस खूबसूरत आकृति को देखा जो उसके सामने प्रकट हुई थी। ये नांगोंग परिवार की शीर्ष प्रतिभा नांगोंग ज़ुयू थी। उसके हस्तक्षेप के कारण उसका मारक प्रहार कमजोर हो गया था। अन्यथा शी लिंगफेंग अभी मर चुका होता। लॉन्ग चेन, तुम उसे नहीं मार सकते। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम यहां से जिंदा नहीं निकल पाओगे। तुम्हें तुरंत रुकना होगा। नांगोंग ज़ुयू ने उसे एक जरूरी संदेश भेजा जो उसकी चिंता और घबराहट दोनों से जुड़ा था। लॉन्ग चेन ये सुनकर चौंक गया। उसने नांगोंग ज़ुयू को अपना दोस्त माना और नहीं सोचा कि वह उसे नुकसान पहुंचाएगी। हालांकि जब उसने कहा कि वह यहां से जिंदा नहीं जा पाएगा, तो उसका क्या मतलब था? ठीक इसी समय बुरे आदमी की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। लॉन्ग चेन, स्टोन रेस की जमीन के नीचे एक भयानक अस्तित्व छिपा हुआ है। हमें लड़ाई बंद कर देनी चाहिए और जाने की तैयारी करनी चाहिए। सब लोग, मैं नांगोंग याओ हूं।
क्या मैं उपस्थित सभी लोगों से नांगोंग परिवार को कुछ सम्मान देने और अभी के लिए लड़ाई बंद करने के लिए कह सकता हूँ? ठीक इसी समय एक सफेद वस्त्र पहने अधेड़ उम्र का आदमी लोगों के एक समूह के साथ वहां आया। ड्रैगनब्लड लीजन, अभी रुकें। लॉन्गचेन को बुरा लग रहा था। बूढ़े आदमी के चरित्र के अनुसार उसका ये कहना कि वह पीछे हटना चाहता है, इसका मतलब था कि जो कुछ भी हो रहा था वह उसकी कल्पना से भी बदतर था। ये सिर्फ इतना हुआ कि अब वे नांगोंग परिवार के बहाने से पीछे हट सकते थे। नांगोंग परिवार के लोगों के आने के तुरंत बाद और भी समूह दिखाई दिए। लॉन्गचेन ने जल्दी से डोनफेंग परिवार के लोगों को देखा, जिसमें उनके परिवार के मुखिया और डोनफेंग युयांग भी शामिल थे। घुटने के दर्द से पीड़ित लोगों को ये पढ़ना चाहिए। कनाडा से जुड़ी फिल्म ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएगी। फिर उसने देखा कि बेटांग ग्रुशुंग एक सफ़ेद बालों वाली महिला के पास खड़ी थी जो बहुत बुरी लग रही थी। वह हैरानी से लॉन्गचेन को देख रही थी। वहां बहुत से विशेषज्ञ मौजूद थे, इसलिए उसके लिए उससे बात करना सुविधाजनक नहीं था। जब उसने उसे देखते हुए देखा तो उसने उसे घूरकर देखा। उसे डर था कि वह ये बकवास शुरू कर देगा कि उन दोनों के एक साथ होने के बावजूद वह उससे शादी नहीं कर सकता। महान युग आ गया है। ये प्रतिभाओं का उदय है, लेकिन ये भी संकेत देता है कि एक महान क्लेश होने वाला है। इस समय मार्शल हेवन महाद्वीप को एकजुट होना चाहिए और आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ने के लिए साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जूनियर भाई लॉन्गचेन, आपको भी इस सिद्धांत को समझना चाहिए। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको फिर ऐसा क्यों करना है। क्या थोड़ी सी असहमति मौत से लड़ने के लायक है? आपने पहले ही मैकेनिज्म संप्रदाय को नष्ट कर दिया है। अब आप स्टोन रेस को भी नहीं छोड़ेंगे। क्या महाद्वीप की मुख्य शक्तियों को नष्ट करने से आपको वास्तव में लाभ होगा? डोनफेंग परिवार के सिर ने लॉन्गचेन को निराश होकर सिर हिलाया। ये सुनकर कि मैकेनिज्म संप्रदाय पहले ही नष्ट हो चुका है, बहुत से लोग चौंक गए। नांगोंग जुइयू और बेटांग ग्रुशुंग ने अपने मुंह ढक लिए। नांगोंग जुइयू ने सोचा कि वे समय पर इसलिए पहुंचे क्योंकि यह जगह सेंट्रल जुबान क्षेत्र थी और स्टोन रेस का इलाका नांगोंग परिवार से ज्यादा दूर नहीं था। दूसरी शक्तियों की भी हर जगह नजर थी और ऐसी हरकतें उनसे बच नहीं सकती थी, इसलिए वे वहां पहुंच गए। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि जो भी अस्तित्व स्टोन रेस के खिलाफ लड़ रहा था वह कोई विशाल अस्तित्व होना चाहिए, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो वास्तव में ये लॉन्गचेन की ड्रैगनब्लड लीजन के 1000 से अधिक लोग थे। लगभग 1000 लोगों ने स्टोन रेस की पैतृक भूमि पर हमला करने की हिम्मत की थी। स्टोन रेस की लाशों को जमीन पर बिखरा हुआ देखकर, साथ ही शिलिंगफेंग को देखकर जिसके सिर में एक छेद था और एक हाथ गायब था, लोगों की सांसें थम सी गईं। क्या ड्रैगनब्लड लीजन वाकई इतना भयानक था? इस समय बूढ़े आदमी और सुनहरे विशेषज्ञ ने लड़ना बंद कर दिया और अपने अपने पक्षों में पीछे हट गए। सुनहरे विशेषज्ञ ने जमीन पर पड़ी लाशों को देखा और उसके अंदर से हत्या की नीयत फूट पड़ी। हालांकि बूढ़े आदमी के खिलाफ अपनी लड़ाई में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और उसे कुछ भी नहीं कर सका। अब जब उसने सुना कि तंत्र संप्रदाय नष्ट हो गया है तो वह हैरान रह गया। स्टोन रेस का वास्तव में मैकेनिज्म संप्रदाय के साथ एक गुप्त संबंध था। उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ दिव्य अयस्कों को मैकेनिज्म संप्रदाय को प्रदान किया और मैकेनिज्म संप्रदाय ने गुप्त रूप से स्टोन रेस के लिए संरचनाएं बनाई। वे दोनों बहुत गुप्त थे और किसी और को उनके रिश्ते के बारे में पता नहीं था। यही कारण था कि जब झाओ हुजी को अतीत और वर्तमान नायकों की सभा के दौरान लॉन्गचेन ने हराया था तो शी लिंगफेंग ने उसे मारे जाने से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया था। स्टोन जाति ने कभी नहीं सोचा था कि मैकेनिज्म संप्रदाय जैसे शक्तिशाली अस्तित्व को नष्ट कर दिया जाएगा। स्टोन जाति ने सुदृढ़ीकरण के लिए अनुरोध करते हुए एक संदेश भेजने की तैयारी भी कर ली थी। सभी की निगाहें लॉन्गचेन पर टिकी थीं और उसने उदासीनता से कहा, डोनफेंग परिवार के स्वामी के पास बहुत ज्ञान और बुद्धि होनी चाहिए। तो क्या ये हो सकता है कि आप इस तथ्य से चूक गए कि मैकेनिज्म संप्रदाय और स्टोन रेस ने इससे ठीक पहले क्लाउड चेजिंग हेवन स्वेलोइंग स्पैरो रेस पर हमला करने की कोशिश की थी, जिससे हमें उनका शिकार करना पड़ा। चूंकि आपको नहीं पता था कि क्या हुआ था, तो क्या आपको नहीं लगता कि यह आपके लिए पाखंड है कि आप हमें आंख मूंद कर आंक रहे हैं जैसे कि आप नैतिक रूप से श्रेष्ठ हैं? यदि आप कह रहे हैं कि मैकेनिज्म संप्रदाय और स्टोन जाति ने क्लाउड चेजिंग हेवन स्वेलोइंग स्पैरो जाति पर हमला करने के लिए हाथ मिलाया, तो क्लाउड चेजिंग हेवन स्वेलोइंग स्पैरो जाति में कोई चोट कैसे नहीं आई? डोनफेंग परिवार से किसी ने स्पष्ट रूप से लॉन्गचेन के शब्दों पर संदेह करते हुए व्यंग्य किया। बकवास मत करो, डोनफेंग युयांग ने डांटा। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें जवाबी हमला करने से पहले हम में से कुछ लोगों के मरने तक इंतजार करना होगा? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे सिर में दिमाग है? नहीं तो तुम इतनी बेवकूफ़ी भरी बात क्यों कहोगे? लॉन्गचेन ने मजाक उड़ाया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि डोनफांग युयांग इस व्यक्ति को डांटेगा। चलो व्यर्थ की बातें न करें। क्या डोनफेंग परिवार इस मामले में न्यायाधीश की भूमिका निभाने की योजना बना रहा है? यदि ऐसा है तो हमें पहले इस बात पर चर्चा करनी होगी कि आप ऐसा करने के योग्य हैं या नहीं।
बूढ़े आदमी ने अंततः अपना मुंह खोला, उसकी आंखें चमक रही थी जब उसने डोनफेंग परिवार के मुखिया को देखा। बूढ़े आदमी के बोलते ही सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। सच तो यह है कि अभी तक बहुत से लोग उसे चुपके से देख रहे थे और उसका आकलन कर रहे थे। उसने इतना ध्यान आकर्षित किया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से केवल तीसरे चरण का नेदर पासेज विशेषज्ञ था, लेकिन स्टोन रेस के नेता के खिलाफ लड़ने में सक्षम था। इसके अलावा स्टोन रेस के नेता के शरीर पर दर्जनों कट देखकर वे उसकी पहचान के बारे में और भी अधिक संदिग्ध थे। डोनफेंग परिवार के मुखिया ने पूछा, क्या आपका प्रतिष्ठित व्यक्ति स्वर्ग विभाजक युद्ध संप्रदाय का स्वामी है? हाँ, यह मैं ही हूँ। किसी ने मेरे परिवार के बच्चों को परेशान किया और मैं उनका समर्थन करने के लिए सामने आया। बूढ़े व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे शब्दों को बर्बाद करना पसंद नहीं है। इस दुनिया में कोई भी हम पुरुषों का न्याय करने के योग्य नहीं है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो चलो लड़ो। बूढ़े आदमी को डोनफेंग परिवार का ये नेता पसंद नहीं था। सही और गलत में अंतर किए बिना उसने पहले लॉन्ग चेन की आलोचना की, जिससे बूढ़ा आदमी चिढ़ गया। बूढ़े आदमी की नज़र में लॉन्ग चेन की कोई भी हरकत गलत नहीं थी। वास्तव में जब उसने देखा कि लॉन्ग चेन ने वास्तव में मैकेनिज्म संप्रदाय की महिलाओं और बच्चों को नहीं मिटाने का फैसला किया, यहाँ तक कि उनके कुछ विशेषज्ञों को भी छोड़ दिया, तो उसे लॉन्ग चेन की हिम्मत के लिए और भी ज्यादा प्रशंसा महसूस हुई। लोग अपने दुश्मनों को जड़ से खत्म कर देते थे क्योंकि वे डरते थे, बाद में उन लोगों से बदला लेने से डरते थे। लेकिन सच्चे विशेषज्ञ इससे नहीं डरते थे। उस समय अगर लॉन्ग चेन ने उन लोगों को मार दिया होता या सिर्फ चुपचाप खड़ा रहकर ऐसा होने दिया होता, तो बूढ़े आदमी को थोड़ी निराशा होती। इसलिए लॉन्ग चेन की हरकतें बूढ़े आदमी को खास तौर पर पसंद थीं। लॉन्ग चेन की हरकतों की आलोचना करने वाला कोई भी व्यक्ति तुरंत उसे भड़का देता। सब लोग, पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। अभी आंतरिक कलह का समय नहीं है। आपस में लड़ने से मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट की शक्ति कमजोर होगी। शक्ति का हर एक अंश कीमती है। हम जो भी खोते हैं उसका मतलब है और अधिक खतरा। अगर आपके पास शक्ति है तो बाहरी लोगों के खिलाफ एकजुट क्यों नहीं होते? नांगोंग परिवार के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सलाह दी। वरिष्ठ, ये लोग सामान्य लोगों से अलग हैं। उन्हें लगता है कि वे सबसे बुद्धिमान हैं, कि वे महाद्वीप के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि महाद्वीप उनके बिना जीवित नहीं रह पाएगा। मुझे कमजोर समझकर उनमें से कुछ मुझे मारना चाहते थे। आज मैंने मैकेनिज्म संप्रदाय को नष्ट कर दिया और स्टोन रेस के खिलाफ बदला लेने के लिए आया ताकि अन्य कुत्ते जैसी आंखों वाले लोगों को दिखा सकूं कि मैं लॉन्ग चेन कमजोर नहीं हूं। अगर वे मेरे पास आना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि किसको दूसरे से डरना चाहिए। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास निडर, जोशीले भाइयों का एक समूह है जो मेरे साथ और किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ रहेगा जो मौत तक लड़ना चाहता है, लॉन्ग चेन ने ठंडे स्वर में कहा। लॉन्ग चेन ने देखा था कि जो लोग यहाँ आए थे वे प्राचीन युग से चली आ रही सर्वोच्च शक्तियों से प्राप्त उच्च पद के लोग थे। उनमें से कई लोग निश्चित रूप से उसे नीची नज़र से देख रहे थे। उसके शब्द ठीक उन्हीं लोगों के लिए थे। यह महत्वपूर्ण नहीं था कि वे उसे नीची नज़र से देखना चाहते थे, लेकिन अगर वे उसे भड़काते तो वे उसे दुष्ट होने का दोषी नहीं ठहरा सकते थे। अगर वह यहाँ अपनी प्रतिष्ठा स्थापित नहीं कर पाता तो भविष्य में उसे और भी बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ती। उसे कभी भी खुद को सही तरीके से विकसित करने और उन्नत करने का समय नहीं मिल पाता। हालांकि वह सिर्फ लाइफ स्टार का शिष्य था, लेकिन उसके शब्द शक्तिशाली थे। इतने सारे शक्तिशाली और प्राचीन विशेषज्ञों के सामने भी वह अभी भी दबंग और शक्तिशाली था। बेटांग ग्रुशुंग ने अंदर ही अंदर आह भरी। लॉन्ग चेन में उस बदमाश से ज्यादा खूबियां थी जिसे उसने शुरू में समझा था। हालांकि इस दबंग लॉन्ग चेन की तुलना में वह उस चिढ़ाने वाले, फिसलन भरे आदमी को पसंद करती थी जिसे वह जानती थी। वह लॉन्ग चेन ज्यादा सहज और वास्तविक महसूस करता था। ये छोटा लड़का बहुत अच्छा है। लड़की, तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए। बेटांग ग्रुशुंग के बगल में बैठी बूढ़ी औरत लॉन्ग चेन की ओर देखकर मुस्कुराए और बेटांग ग्रुशुंग से फुसफुसाते हुए बोली, दादी, तुम उसके द्वारा मूर्ख बना दी गई हो। यह आदमी एक बेशर्म बदमाश है, बेटांग ग्रुशुंग ने कहा। बकवास, मेरी इन बूढ़ी आंखों ने पूरी दुनिया देख ली है। मैं कब कभी धोखा खा चुकी हूँ। एक नज़र में ही मैं बता सकती हूँ कि उसे रिश्तों की बहुत परवाह है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे दूसरे अपना जीवन सौंप सकते हैं, बूढ़ी औरत ने कहा। ये बूढ़ी औरत बेटांग परिवार की वर्तमान मुखिया थी और उसे सिर से पैर तक एक प्राचीन राक्षस माना जा सकता था। भले ही बेटांग ग्रुशुंग एक सर्वोच्च प्रतिभाशाली महिला थी जिसे हजारों सालों से सील कर दिया गया था, फिर भी वह अपनी दादी को बुलाती थी। चूंकि आप जानते हैं कि वह रिश्तों की परवाह करता है, तो मुझसे किसी भी चीज पर विचार करने के लिए क्यों कह रहा है? उसके घर में पहले से ही महिलाएं हैं, इस हद तक कि उसका घर लगभग फटने वाला है। मैं उसके घर क्यों जाऊंगा? बेटांग ग्रुशुंग ने चिढ़कर कहा। मूर्ख लड़की, भले ही उसके पास पहले से ही कई औरतें हों, फिर भी क्या उनमें कोई अंतर नहीं है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। दादी, रुको, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा।
पुरुषों के लिए पत्नियां और रखैलें रखना बहुत सामान्य बात है। जब तक दो लोग साथ रह सकते हैं तब तक इतनी परेशानी क्यों? मैं तुम्हें बता दूं, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा चेहरा और शरीर अच्छा है तुम बस जाओगे। तुम्हारा ये स्वभाव आकर्षक नहीं है। सावधान रहो कि नांगोंग परिवार की वह लड़की यहां तुमसे आगे न निकल जाए। छी, किसे परवाह है? अगर वह उसे चाहती है तो वह उसे पा सकती है, बेटांग रुशुंग ने उपहास किया। जब वे दोनों चुपके से बातचीत कर रहे थे, नांगोंग परिवार के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, यह मामला शुरू से आखिर तक सिर्फ एक गलतफहमी थी। शुरू में ही मैकेनिज्म संप्रदाय के शिष्यों ने भाई लॉन्ग को गलत समझा और उसके प्रति अनादरपूर्ण व्यवहार किया, जिसके कारण उसने गुस्से में आकर उन्हें मार डाला। इस बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। ये झाओ हुजी था जो क्षुद्र था, और मैकेनिज्म संप्रदाय की अनुचित प्रकृति को जोड़ते हुए, जिसके बारे में मुझे यकीन है कि हर कोई जानता है, इस मामले को पूरी तरह से लॉन्ग चेन पर दोष नहीं दिया जा सकता है। स्टोन रेस के लिए लॉन्ग चेन के साथ उनकी दुश्मनी सिर्फ कुछ पक्षों के बीच की दोस्ती से उपजी है और इतनी गहरी नहीं है। स्वर्गीय दाओस का एक हिस्सा एक प्राकृतिक प्रतिस्पर्धा है और सभी संघर्षों से बचना मुश्किल है। स्टोन रेस ने क्लाउड चेजिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो रेस पर मैकेनिज्म संप्रदाय के गुप्त हमले में सहायता करने के लिए लोगों को भेजा और लॉन्ग चेन ने जवाबी हमला किया। वास्तव में ये कहने का कोई तरीका नहीं है कि कौन सही था या कौन गलत। यह मामला बकवास। लॉन्ग चेन ने मेरी एक आंख ले ली और अभी तक उसे वापस नहीं किया है। ये स्टोन रेस का अपमान है। उसने ही इसकी शुरुआत की थी। शिलिंगफेंग ने गुस्से में कहा। नांगोंग परिवार का अधेड़ व्यक्ति चिढ़कर भौहें सिकोड़ रहा था। वह नांगोंग परिवार के वर्तमान मुखिया का छोटा भाई था और उसकी हैसियत वास्तव में परिवार के मुखिया से अलग नहीं थी। शिलिंगफेंग का उस पर इस तरह चिल्लाना चिढ़ाने वाला था। लिंगफेंग, अपने वरिष्ठों के साथ असभ्य व्यवहार मत करो। जल्दी करो और माफी मांगो। स्टोन रेस के स्वर्ण नेता ने चिल्लाया। हालांकि पाषाण जाति अत्याचारी थी, लेकिन वह अधेड़ उम्र का आदमी सनातन परिवारों से था। वे उसे बेतरतीब ढंग से अपमानित नहीं कर सकते थे। इसके अलावा जो विशेषज्ञ यहाँ आए थे वे मानव जाति से थे। पाषाण जाति और मानव जाति के बीच पहले से ही काफी दुश्मनी थी। यदि वे यहाँ के सभी लोगों को नाराज कर दें तो यह निश्चित रूप से स्टोन जाति के लिए अच्छी बात नहीं होगी। स्टोन रेस ने शुरू में सोचा था कि महान युग का मतलब है कि अब आखिरकार उनके चमकने का समय आ गया है, लेकिन लॉन्ग चेन के आने से उनका ये भरोसा चकनाचूर हो गया था। बस वह छोटी सी ताकत जो उसने साथ लाई थी, उसने उन्हें विरोध करने में शक्तिहीन बना दिया था। यदि नांगोंग ज़ुइयू ने अंतिम क्षण में हस्तक्षेप नहीं किया होता तो शिलिंगफेंग मारा गया होता। रेस लीडर शिलिंगफेंग को तभी बचा सकता था जब वह आखिरी तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करता, लेकिन अभी ऐसा करने का समय नहीं था। अगर वे ऐसा करते तो स्टोन रेस वास्तव में प्रमुखता हासिल करने का अपना मौका खो देती। इसलिए भले ही स्टोन रेस में इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ आ गए हों, लेकिन रेस लीडर अभी भी टिके हुए थे। मैं क्षमा चाहता हूँ। शिलिंगफेंग ने बहुत अनिच्छा से माफी मांगी। ये ठीक है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें भावनाओं को न लाएं। हम यहाँ देखने नहीं आए हैं, बल्कि मौजूदा विवादों को सुलझाने आए हैं। अगर आपकी स्टोन जाति को लगता है कि मेरे शब्द किसी पक्ष के पक्षपाती हैं, तो मैं प्रयास बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाऊंगा, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। वरिष्ठ, मैं आपके प्रति अनादर दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन लॉन्ग चेन ने हद कर दी। मैं अपनी आंख चुराए जाने की दुश्मनी को कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? शिलिंगफेंग ने पूछा। अब तुम उस दुश्मनी के बारे में सोचो। जब तुमने नीलामी के दौरान मुझे उकसाया और अपमानित किया, तो क्या तुम इससे खुश नहीं थे? फिर तुमने झाओ हुजी के खिलाफ मेरी लड़ाई के दौरान अचानक मुझ पर हमला कर दिया। क्या तुम तब भी खुश नहीं थे? क्या, जब मैंने तुम्हारी आंख ले ली, तब तुम खुश नहीं थे? मेरे लिए तुम जैसे मूर्ख के साथ समझदारी से बात करना संभव नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम अभी लड़ाई शुरू कर सकते हैं, लॉन्ग चेन ने व्यंग्य किया। इस पत्थर के मूर्ख को केवल इतना याद था कि लॉन्ग चेन ने उसकी आंख निकाली थी, लेकिन वह उन सभी चीजों को पूरी तरह से भूल गया जो उसने उस कार्रवाई को भड़काने के लिए की थी। नीलामी के दौरान उसने नांगोंग ज़ुइयू का अपमान किया था, लेकिन उसके पास बहुत आत्मसंयम था और उसने उसे अनदेखा कर दिया, जिसके कारण उसने फिर सीधे लॉन्ग चेन को भड़का दिया। उन मामलों को वह बहुत पहले ही भूल चुका था, इसलिए उसे बस इतना याद था कि लॉन्ग चेन ने उसकी आंख निकाल ली थी और उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए थी। इस समय बेटांग परिवार की बूढ़ी महिला ने आखिरकार कहा, एहसान और दुश्मनी का निर्माण करना खेती करना है। कर्म का चक्र कभी खत्म नहीं होता। जहां तक आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी का सवाल है, हम में से कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, क्योंकि हम किसी असंभव चीज पर प्रयास बर्बाद नहीं करना चाहते। आपसे अपनी दुश्मनी को दूर करने के लिए कहने के बजाय, मैं पूछूंगी कि क्या आपके लिए उन शत्रुताओं को अंधकार युग के बाद तक टालना संभव है? अंधकार युग का सामना करने के लिए हर विशेषज्ञ की शक्ति की आवश्यकता होगी। क्या मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार्य है? स्वाभाविक रूप से, आप मना कर सकते हैं, और हम आपको मजबूर नहीं करेंगे।
हम बस देखते रहेंगे कि आप मौत से कैसे लड़ते हैं। परिवार के मुखिया बेटांग सही कह रहे हैं, हमारा नांगोंग परिवार भी यही मानता है। मुझे भरोसा है कि डोंगफेंग परिवार भी ऐसा ही मानता है। अधेड़ उम्र का आदमी डोंगफेंग परिवार के मुखिया की ओर मुड़ा। डोंगफेंग परिवार का मुखिया हल्के से मुस्कुराया। बेशक, हम आशा करते हैं कि मार्शल हेवन महाद्वीप शांतिपूर्ण हो सकता है, भले ही यह अस्थायी हो। जब संघर्ष की बात आती है, तो इसे थोड़ा सहन करना क्यों संभव नहीं है। हम सभी मार्शल हेवन महाद्वीप के जीवन रूप हैं और हमें महाद्वीप के अस्तित्व की परवाह करनी चाहिए। हालांकि उसके शब्द तटस्थ थे, लेकिन लॉन्गचेन ने उनमें एक अलग स्वर सुना, जो ये कह रहा था कि लॉन्गचेन जानबूझकर परेशानी पैदा कर रहा था। लॉन्गचेन ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। क्या इस बूढ़े आदमी ने पिछली बार अच्छे इंसान की तरह व्यवहार नहीं किया था? वह अब उसे क्यों निशाना बना रहा था? लॉन्गचेन ने डोंगफेंग परिवार से लेकर नांगोंग परिवार और बेटांग परिवार की ओर देखा और ऐसा लगा जैसे उसे कुछ समझ में आ गया हो। चूंकि नांगोंग परिवार और बेटांग परिवार के वरिष्ठों ने भी अपनी बात कह दी है, तो स्वाभाविक रूप से मुझे आपको यह चेहरा देना ही होगा। मैं क्लाउड चेजिंग हेवन स्वेलोइंग स्पैरो जाति पर चुपके से हमला करने वाली स्टोन जाति की नाराजगी को कुछ समय के लिए दूर कर सकता हूं। हालांकि यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। मैं अपने लोगों को नुकसान नहीं होने दूंगा, लॉन्गचेन ने हल्के से कहा। ये सुनकर नांगोंग ज़ुयू मुस्कुराए और राहत की सांस ली। उस प्रतिक्रिया को देखकर बेटांग ग्रुशुंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या ये हो सकता है कि नांगोंग ज़ुयू का वास्तव में लॉन्गचेन के प्रति ऐसा इरादा था? छोटा भाई लॉन्गचेन सचमुच एक बुद्धिमान व्यक्ति है। नांगोंग परिवार का मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति मुस्कुराया। चूंकि सभी ने अपनी सलाह दे दी है, इसलिए मेरी स्टोन रेस असभ्य नहीं होगी। इस मामले को अलग रखा जा सकता है। हम इसे बाद में सुलझा लेंगे, स्टोन रेस के नेता ने कहा। सभी ने अंदर से सिर हिलाया। ये परिणाम उनकी उम्मीदों के अनुरूप था। पाषाण जाति का मानव जाति के साथ संबंध बहुत अच्छा नहीं था। पूरे इतिहास में दोनों पक्षों के बीच बहुत सारे संघर्ष हुए थे, और हालांकि प्रमुख शक्तियों ने उनके साथ सीधे टकराव नहीं किया था, लेकिन पाषाण जाति के आचरण ने उन्हें परेशान कर दिया था। लॉन्गचेन, मेरी आंख पर हाथ रख दो, शी लिंगफेंग चिल्लाया। ये सबसे अच्छा होगा यदि आप इस तरह के शब्दों को सोने के समय के लिए छोड़ दें। लॉन्गचेन ने अपना सिर हिलाया। इसका क्या मतलब है? शी लिंगफेंग ने पूछा। इसका मतलब है कि रात में मैं इसे नींद में बात करना मानूंगा, लॉन्गचेन ने उदासीनता से कहा। तुम? शी लिंगफेंग क्रोधित था, लेकिन अगर लॉन्गचेन ने इसे सौंपने से इनकार कर दिया, तो उसके पास उसे मजबूर करने का कोई रास्ता नहीं था। हर कोई, आप जो चाहें कर सकते हैं। मेरी पत्थर की जाति आपके साथ नहीं आएगी। पत्थर की जाति का नेता पत्थर के जंगल में लौट आया, क्योंकि वह इन मानव विशेषज्ञों के साथ और अधिक समय नहीं बिताना चाहता था। शिलिंगफेंग ने लॉन्गचेन को घूर कर देखा, इससे पहले कि उसके साथी स्टोन रेस विशेषज्ञों ने उसे वहां से जाने के लिए राजी कर लिया। स्टोन रेस के विशेषज्ञों के चले जाने के बाद डोंगफेंग परिवार के मुखिया ने भी जाने से पहले सभी को विदाई के कुछ शब्द कहे। लॉन्गचेन के अनुसार इन तीनों चिरस्थायी परिवारों में एक दूसरे के प्रति केवल सती शिष्टाचार था। ऐसा लगता था कि उनके बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। युवा मित्र लॉन्गचेन, मेरे बेटांग परिवार में कुछ दिनों के लिए मेहमान बनकर आना कैसा रहेगा? रुशुंग तुम्हारे साथ खेल सकता है। तुम जैसे युवा एक दूसरे को संकेत दे सकते हैं और साथ साथ बढ़ सकते हैं। बेटांग परिवार की बूढ़ी महिला ने लॉन्गचेन की ओर देखकर सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुराई। दूसरे विशेषज्ञ चौंक गए। यह क्या था? क्या बेटांग परिवार ने फैसला किया था कि लॉन्गचेन उनकी पसंद का है और उन्हें एक नया दामाद चाहिए? दादी। बेटांग रुशुंग को उम्मीद नहीं थी कि उसकी दादी ऐसी बात कहेंगी। वह बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वास्तव में यह इतनी अच्छी बात है। लॉन्गचेन ने खिलखिलाकर मुस्कुराया। अगर तुमने आने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लॉन्गचेन को उसके दुष्ट रूप में वापस आते देख बेटांग रुशुंग ने धमकी दी। आह, अभी भी वही शब्द हैं, मैं अपना दिल तुम्हें नहीं दे सकता, लॉन्गचेन ने आह भरी। कौन चाहता है? कमीने, अगर तूने बोलना जारी रखा, तो मैं तेरा गला घोंट दूंगी। बेटांग रुशुंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह लॉन्गचेन को इसी तरह काट लेगी। मैंने अभी अभी पीक्ड आउट ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन लार तैयार करना समाप्त किया है, लेकिन चूंकि आप इतने उदार हैं, इसलिए मैं केवल आपको धन्यवाद दे सकता हूं। मैं एक दिन आपकी दयालुता का बदला चुकाऊंगा। लॉन्गचेन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। लॉन्गचेन, तुम बहुत बेशर्म हो। बेटांग रुशुंग ने यह उम्मीद नहीं की थी कि लॉन्गचेन के शब्दों में वास्तव में कोई धोखा छिपा होगा। उस समय, उसने और नांगोंग ज़ुयू ने लॉन्गचेन को पीक्ड आउट ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन लार की 50 बूंदें उधार दी थी, जिसकी वजह से लॉन्गचेन मून एंड स्टार रिफाइनिंग फर्नेस खरीद पाया था। वे 50 बूंदें उनके लिए ज्यादा नहीं थीं, लेकिन इस ऋण को चुकाने के बाद और लॉन्गचेन की अतिरंजित कृतज्ञता की अभिव्यक्ति को जोड़ते हुए, बेतांग रुशुंग वास्तव में उसे पीटना चाहता था। इस दुनिया में ऐसा बेशर्म इंसान कैसे पैदा हुआ? बाकी लोग तो हैरान थे कि क्या हो रहा था। सिर्फ नांगोंग ज़ुयू ने अपना मुंह ढक लिया और अपनी हंसी रोक ली।
हा, जवान होना अच्छा है। लॉन्गचेन, तुम जब चाहो मेरे बेटांग परिवार में आ सकते हो। अभी मुझे घर पर काम निपटाने हैं। बेटांग परिवार की बूढ़ी महिला मुस्कुराए और चली गई। वरिष्ठ, अपना ख्याल रखना, लॉन्गचेन ने जल्दी से कहा। बेटांग ग्रुशुंग ने जाते समय बूढ़ी महिला की बांह पकड़ ली। जाने से पहले वह लॉन्गचेन को घूरना नहीं भूली और उस पर मुट्ठी भी उठा ली। शुरू से आखिर तक बेटांग परिवार के लोगों ने नांगोंग परिवार के लोगों से कुछ नहीं कहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों परिवारों के बीच की दुश्मनी को सुलझाना इतना आसान नहीं था। बाकी लोग भी जाने लगे। तभी नांगोंग जुईयू ने लॉन्गचेन को संदेश भेजा। सावधान रहो, स्टोन रेस की जमीन के नीचे शे चांगशेंग की वीर आत्मा सो रही है। परिवार के मुखिया को भी संदेह है कि शे चांगशेंग पूरी तरह से मरा नहीं है। अगर तुमने शिलिंगफेंग को मार दिया होता तो तुम स्टोन रेस को शे चांगशेंग को जगाने के लिए मजबूर कर सकते थे। तभी लॉन्गचेन को समझ में आया कि नांगोंग जुईयू ने उसे क्यों रोका था। इससे उन दोनों के बीच गलतफहमी पैदा हो गई थी। आपकी चेतावनी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस उपकार को याद रखूंगा। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मुझे मेरे पीक दाव परिवर्तन ड्रैगन लार से वंचित मत करो। मैं परी रुशुंग की तुलना नहीं कर सकता और बहुत गरीब हूँ। नांगोंग जुईयू ने वास्तव में लॉन्गचेन को चिढ़ाया। खांसी, मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन मेरी जेब हाल ही में तंग हो गई है, इसलिए कृपया उदार बने और समय सीमा बढ़ा दें। लॉन्गचेन ने अजीब तरह से खांसी। वह वास्तव में बेटांग ग्रुशुंग को धोखा नहीं दे रहा था। ये सिर्फ एक मजाक था। जूनियर भाई लॉन्गचेन, इतने सारे महान प्रतिभाशाली लोगों के उदय के साथ बहुत सारे दुश्मन बनाना वास्तव में एक अच्छा विचार नहीं है। क्यूई प्रवाह विस्फोट के दौरान यदि अन्य लोग आपको अस्वीकार करते हैं तो आप किसी भी क्यूई प्रवाह को अवशोषित करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए ध्यान रखें, नांगोंग परिवार के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। चेतावनी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जूनियर इसे याद रखेगा। लॉन्गचेन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया। बूढ़े आदमी की तरफ उसने अपनी मुट्ठियां बांधी और कहा, अलविदा। नांगोंग जुईयू ने भी जाने से पहले लॉन्गचेन को अलविदा कहा। बॉस, मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। आपने ये कैसे किया? गो रैन ने लॉन्गचेन को श्रद्धापूर्वक देखा। क्या करें? लॉन्गचेन ने पूछा। अशोक कुमार की बेटी भारती जाफरी से जुड़े हैरान करने वाले तथ्य। आपने बेटांग और नांगोंग परिवार की स्वर्गीय परियों को कैसे लुभाया? चले जाओ, क्या तुम नहीं देखते कि मैं उन्हें बहकाने में कामयाब नहीं हुआ हूँ? मेरा मतलब है, मैंने कभी उन्हें बहकाने की कोशिश नहीं की। छोटे बदमाश, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, इस बात को वान एयर के कानों में फुसफुसाने की कोशिश भी मत करना। लॉन्गचेन ने चेतावनी दी। गो रान कभी कभी सोच समझकर नहीं कहता था कि वह क्या कह रहा है, जिससे लॉन्गचेन पर शक होता था। हा, गु यांग और बाकी लोग हंस पड़े। कई बार ऐसा हुआ था जब वे शराब पी रहे थे और गो रान ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और उसकी जुबान ढीली हो गई थी। उसने कई बार लॉन्गचेन को फंसाया था। लॉन्गचेन ने पत्थर के जंगल को देखा। शिचांगशेंग की वीर भावना। इसके अलावा ये भी पुष्टि नहीं हुई थी कि शिचांगशेंग जीवित है या मर चुका है। ये थोड़ा परेशान करने वाला था। चल दर, जियाचेन ने एक उड़ने वाली नाव निकाली और वे सभी उस पर सवार हो गए। उसकी सारी सामग्री खर्च हो जाने के बाद वे यात्रा के लिए केवल उड़ने वाली नाव का ही उपयोग कर सकते थे। उड़ती नाव पर बूढ़े व्यक्ति ने लॉन्गचेन को निजी बातचीत के लिए बुलाया और उससे पूछा कि नांगोंग जुईयू ने क्या कहा था। लॉन्गचेन ने अपने शब्दों को दोहराया। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। पत्थर की जाति के नीचे वाकई कुछ भयानक है। जब तुम शिलिंगफैंग को हरा रहे थे तब मुझे इसका एहसास हुआ। सीलबंद किसी चीज में उतार चढ़ाव था, लेकिन पत्थर की जाति ऐसी संरचना बनाने में सक्षम नहीं है। उन्हें मैकेनिज्म संप्रदाय की मदद मिली होगी। अगर सीलबंद चीज शिचांगशेंग की वीर भावना है तो यह मामला एक आपदा है। क्या वह शिचांगशेंग वास्तव में इतना शक्तिशाली है? लॉन्गचेन ने पूछा। हालांकि सम्राट की उनकी उपाधि स्वप्रदत्त थी और उन्हें वास्तव में 3 सम्राटों में स्थान नहीं दिया जा सकता, लेकिन उनके पास उस स्तर की शक्ति है। वह एक ऐसा अस्तित्व है जो आपकी कल्पना से परे है। ये स्पष्ट नहीं है कि उनकी वीर आत्मा ने कितनी आध्यात्मिकता बरकरार रखी है। शायद वे शिलिंगफैंग द्वारा दुनिया के क्यूई प्रवाह को अवशोषित करने का इंतजार कर रहे हैं, इससे पहले कि वीर आत्मा उस पर कब्जा कर ले, उसे पुनर्जन्म का एक रूप देना पड़े, बूढ़े व्यक्ति ने भारी स्वर में कहा। क्या वह वास्तव में पुनर्जन्म ले सकता है? लॉन्गचेन ने चौंकते हुए पूछा। ये पुनर्जन्म वह पुनर्जन्म नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। इसे विस्तारित विरासत का एक रूप माना जा सकता है। ये शिचांगशेंग की सभी दिव्य क्षमताओं को शिलिंगफैंग को प्रदान करेगा। उस विरासत को कम मत समझो। जिसे सम्राट कहा जा सकता है, उसके पास स्वर्ग को हिला देने वाली दिव्य क्षमताएं होनी चाहिए। एक बार महारत हासिल करने के बाद उपयोगकर्ता स्वर्ग और पृथ्वी को उलट सकता है, बूढ़े व्यक्ति ने चेतावनी दी। तो मैं उससे नहीं डरता। भले ही वह स्टोन सम्राट की क्षमताओं में निपुण हो जाए,
ड्रैगनब्लड लीजन और मैं उसे काट डालेंगे, लॉन्ग चेन ने आत्मविश्वास से कहा। जब तक वह 100 फूल दाव प्रतिध्वनि गोलियों को पर्याप्त रूप से परिष्कृत कर लेता, ड्रैगनब्लड लीजन पूरी तरह से जागृत एम्पायरियन बन जाता। दिव्य वस्तुओं, शक्तिशाली कवच और उन्हें एक साथ जोड़ने वाली भव्य संरचना के साथ कौन उनका मुकाबला कर सकता है? तो अच्छा है, तुम्हारा वह ज्वाला कमल बहुत शक्तिशाली था, लेकिन याद रखो, स्वर्ग को विभाजित करने के 9 रूप तुम्हारी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली हैं। यदि तुम्हारे पास समय है, तो तुम्हें इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और ये तुम्हें निराश नहीं करेगा। स्वर्ग को विभाजित करने के 9 रूप कहावत का अनुकरण करते हैं, एक बात जानो, 10,000 बातें जानो। सच में, स्वर्ग को विभाजित करने के 8वें रूप की तुम्हारी वर्तमान महारत बाओ बुपिंग और चांग हाओ से कमतर है। ये सिर्फ इतना है कि तुम्हारी इच्छाशक्ति उनसे कहीं अधिक मजबूत है, जो इसे और भी मजबूत बनाती है। हालांकि तुम युद्ध देवता पवित्र कैनन की साधना नहीं करते। तुम्हारी साधना तकनीक अलग है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ चीजें नहीं सिखा सकता। तुम्हें उन्हें खुद ही समझना होगा, बूढ़े आदमी ने कहा। लॉन्ग चेन ने 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट का अभ्यास किया, और यद्यपि जब उन्होंने स्प्लिट द हेवंस का प्रयोग किया तो उन्होंने उन्हीं एक्यूपंक्चर बिंदुओं का प्रयोग किया, लेकिन आधार अलग था। स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के युद्ध देवता पवित्र कैनन में स्वर्ग को विभाजित करने के 9 रूप थे। इसलिए बूढ़े आदमी को नहीं पता था कि लॉन्ग चेन को कुछ चीजें कैसे सिखाई जाएं। वे जल्दी ही एक शहर में पहुंच गए। उड़ती हुई नाव से उतरकर वे आज्ञाकारी ढंग से परिवहन संरचना में चले गए। कुछ ही समय बाद विस्फोटक खबर फैलते ही मार्शल हेवन महाद्वीप में बड़ी लहरें उठने लगीं। साधना जगत का घातक ट्यूमर जिसे अनगिनत वर्षों तक हटाया नहीं जा सका था, जिसे मैकेनिज्म संप्रदाय के रूप में जाना जाता था, वास्तव में लॉन्ग चेन द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ये खबर तेजी से फैली और लोगों को इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, तंत्रपंथ के अनुयायियों के हर दिशा में दौड़ने की सूचना मिली, जिससे इस खबर की पुष्टि हुई। एक संप्रदाय जिसका इतिहास अनगिनत वर्षों का था, एक संप्रदाय जो अनगिनत शक्तिशाली शत्रुओं से बच गया था, एक संप्रदाय जिसकी शक्ति और आधार पर कोई सवाल नहीं था, जो अन्य संप्रदायों के लिए एक दुष्स्वप्न था, नष्ट हो गया था। अनगिनत विशेषज्ञ मैकेनिज्म संप्रदाय की छोटी दुनिया के कथित प्रवेश द्वार की ओर दौड़े। उस स्थान पर पर्वत श्रृंखला में एक विशाल छेद देखकर उन्होंने अंततः उस पर विश्वास कर लिया। हवा में अभी भी विनाश का एक अवशेष छाया हुआ था, जो दुनिया के नियमों के टूटने का नतीजा था। यह एक छोटी सी दुनिया के ढहने का निशान था। लॉन्ग चेन वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाला है। वह मैकेनिज्म संप्रदाय जैसे प्राचीन संप्रदाय को भी नष्ट करने में कामयाब रहा। मैंने सुना है कि उसने यह अकेले नहीं किया। पूरा ड्रैगनब्लड लीजन बाहर आया, और यहां तक कि स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के संप्रदाय नेता भी व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल हुए। वर्तमान युग के विशेषज्ञ के रूप में लॉन्ग चेन अभी भी प्राचीन युग के संप्रदायों को नीची नजर से देख सकता है। एक झटके में वह उनमें से एक को सीधे नष्ट कर देता है। वास्तव में दबंग। जाहिर है, मैकेनिज्म संप्रदाय को नष्ट करने के बाद वह पाषाण जाति में भी चला गया, और अगर शाश्वत परिवारों की मध्यस्थता न होती तो पाषाण जाति भी नष्ट हो जाती। हे, प्राचीन काल के सभी संप्रदाय और लोग हमें नीची नजर से देखते हैं। अच्छी बात है कि हम ही नहीं हैं। हमारे पास लॉन्ग चेन है। प्राचीन काल के उन राक्षसों की कौन परवाह करता है? वह अभी भी अपने हाथ की एक लहर से उन्हें नष्ट कर सकता है। अनगिनत लोग मैकेनिज्म संप्रदाय के विनाश पर चर्चा कर रहे थे और कैसे लॉन्ग चेन ने स्टोन रेस पर हमला किया था। आखिरकार, साधना जगत में तंत्र संप्रदाय की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी। शाश्वत परिवारों और कुछ अन्य भयानक शक्तियों को छोड़कर, तंत्र संप्रदाय किसी के प्रति भी क्रूर हो सकता था। किसी संप्रदाय को सिर्फ एक शब्द से नष्ट करने की धमकी देता था, और फिर अगर वे चाहते तो उसे पूरा कर देते थे। वे हमेशा उन संप्रदायों को अंत तक नष्ट कर देते थे। लॉन्ग चेन ने मैकेनिज्म संप्रदाय को नष्ट करके और स्टोन रेस पर हमला करके जो शक्ति और दबंग स्वभाव दिखाया था, उसने प्राचीन युग के कुछ संप्रदायों को भी हिलाकर रख दिया था। उन्होंने हमेशा सोचा था कि उनके मुकाबले लॉन्ग चेन में कोई आधार नहीं है और वह वास्तव में उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। अंत में, प्रतिभावान बनने के लिए प्रतिभा से कहीं ज्यादा की जरूरत होती है। संप्रदाय के शक्तिशाली समर्थन के बिना, भारी मात्रा में संसाधनों के बिना, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी बेकार हो सकता है। हालांकि, लॉन्ग चेन के जोरदार प्रहार ने उन संप्रदायों को चौंका दिया था, और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने उसे कम आंका था। लॉन्ग चेन के अलावा एक और व्यक्ति था जिसने महाद्वीप को हिला दिया था, और वह था स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय का बूढ़ा आदमी। जैसे जैसे मैकेनिज्म संप्रदाय के अधिक अनुयायी भागते गए, इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हुई कि किस प्रकार बूढ़े व्यक्ति ने मैकेनिज्म संप्रदाय के कुलपति की हत्या की थी। यहां तक कि चौथे चरण के नेदर पासेज विशेषज्ञ को भी बूढ़े आदमी के एक शक्तिशाली प्रहार से मार दिया गया था। हालांकि, मैकेनिज्म संप्रदाय के कुलपति को परेशान किया गया था, जिससे उसकी शक्ति कम हो गई थी, जिससे लोगों को बूढ़े आदमी की असली शक्ति पर सवाल उठने लगे।
लेकिन फिर उसने स्टोन रेस के नेता के बराबर शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे पता चला कि उसके पास चौथे चरण के नेदर पासेज विशेषज्ञ की शक्ति थी। वास्तव में वह थोड़ा और भी मजबूत था और मैकेनिज्म संप्रदाय के कुलपति को मारने के तुरंत बाद स्टोन रेस के नेता के खिलाफ समान रूप से लड़ा था। इसके अलावा जब उन्हें पता चला कि वह हाल ही में नेदर पासेज क्षेत्र में पहुंचा था, लेकिन तेजी से उसमें से चढ़ रहा था, तो उसकी गति देखकर लोग दंग रह गए। बूढ़े आदमी की शक्ति से ही स्वर्ग विभाजक युद्ध संप्रदाय एक साधारण संप्रदाय से सर्वोच्च शक्ति के बराबर हो गया, एक ऐसा अस्तित्व जिसकी तुलना प्राचीन युग के संप्रदायों से की जा सकती थी। अब कोई भी उन्हें नीची नजर से नहीं देख सकता था। इस युद्ध के माध्यम से एक बूढ़े व्यक्ति और एक युवा व्यक्ति ने अपने नाम से 5 क्षेत्रों को हिला दिया और अनगिनत विशेषज्ञों के लिए चर्चा का विषय बन गए। हालांकि जिस समय लॉन्गचेन का नाम पूरे महाद्वीप में गूंज रहा था, उसी समय एक निर्दयी नरसंहार भी हो रहा था। लॉन्गचेन ने मैकेनिज्म संप्रदाय के कुछ कमजोर सदस्यों को मारने से घृणा की थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य लोग ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे। तंत्र संप्रदाय ने बाकी दुनिया को अपना दुश्मन बना लिया था। कई प्राचीन शक्तियां उनसे दुश्मनी रखती थीं। मैकेनिज्म संप्रदाय घृणित था, जो अपनी मर्जी से लोगों को मारता था, और कोई नहीं जानता था कि कितने संप्रदायों की महिला शिष्याओं को उनके जहरीले हाथों ने छुआ था। हालांकि उनमें से अधिकांश संप्रदायों ने इसे सहना चुना था, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। नतीजतन जब मैकेनिज्म संप्रदाय नष्ट हो गया, तो उनके प्रतिशोध का मौका आया। महाद्वीप पर बड़ी संख्या में संप्रदायों ने मैकेनिज्म संप्रदाय के बचे हुए अवशेषों की तलाश में भाग लिया। मैकेनिज्म संप्रदाय के वे लोग जिन्हें लॉन्गचेन ने जाने दिया था, महाद्वीप के शिकार से छिपने में असमर्थ थे। कुछ दुष्ट लोगों ने शिष्यों के परिवारों को भी नहीं छोड़ा। महाद्वीप पर कत्लेआम हुआ। हालांकि लॉन्गचेन को भी ऐसी ही उम्मीद थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि मैकेनिज्म संप्रदाय ने अपने लिए इतने दुश्मन बना लिए हैं। इतने सालों से दबी हुई नफरत जब फूट पड़ी तो वाकई भयानक थी। हालांकि लॉन्गचेन भी उन्हें रोकने या मैकेनिज्म संप्रदाय के लोगों को मारने के लिए बाहर नहीं गया था। वह पहले से ही दयालु था। लोगों ने जो बुराइयां की, वे हमेशा उन्हें भुगतान करने के लिए वापस लौटती थीं। हालांकि स्टोन रेस में कुछ अप्रत्याशित चीजें हुई थीं, लेकिन इस बार उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और खूब मुनाफा कमाया। यहां तक कि संकोची जियाचेन भी बेसुरे स्वर में गा रही थी और गो रान के साथ बेतहाशा नाच रही थी, मानो वे बिना कुछ सोचे समझे अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकते थे। बूढ़ा आदमी स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय में लौट आया। जाने से पहले लॉन्गचेन ने उसे विशेषज्ञों का एक समूह चुनने के लिए कहा, क्योंकि वह 100 फूल दाव प्रतिध्वनि गोलियों के एक और बैच को परिष्कृत करने की तैयारी कर रहा था। लॉन्गचेन ड्रैगनब्लड लीजन और हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट को भविष्य की लड़ाइयों का सामना करने के लिए राक्षसी प्रतिभाओं का स्थान बनाना चाहता था। चाहे वह महाद्वीप की स्वर्गीय प्रतिभाओं के खिलाफ हो या आने वाले अंधेरे युग के खिलाफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे कुछ तुरुप के पत्ते जमा करने थे। क्लाउड चेजिंग हेवन स्वेलोइंग स्पैरो रेस में वापस लौटने पर लॉन्गचेन ने जियाचेन को अपने मुनाफे का हिसाब रखने को कहा। जियाचेन ने सीधे स्पिरिट क्रिस्टल, स्पिरिट स्टोन और कई तरह की सामग्री का पहाड़ निकाला। विशाल प्लाजा इनसे खचाखच भरा हुआ था, जिससे लोगों के पास खड़े होने के लिए भी जगह नहीं थी। हालांकि लॉन्गचेन मानसिक रूप से इस बात से तैयार था कि मैकेनिज्म संप्रदाय कितना समृद्ध है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उन्होंने इतना लाभ अर्जित कर लिया होगा। हम अमीर हैं, हम अमीर हैं, गो रैन चिल्लाया, आत्मा क्रिस्टल के पहाड़ में गोता लगाते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वह उनके भीतर डूब जाना चाहता था। चिकन खाने वाले हो जाएं सावधान, ये हिस्सा हो सकता है नुकसानदायक। जब विनोद खन्ना के इस फैसले ने पूरे बॉलीवुड को हैरान कर दिया था। बॉस, ये सिर्फ स्पिरिट क्रिस्टल, स्पिरिट स्टोन और फोर्जिंग और फॉर्मेशन के लिए सामग्री हैं। कवच और हथियारों सहित कई पूर्ण और अर्धपूर्ण उत्पाद भी हैं। युद्ध के मैदान से एकत्र किए गए मृतकों के हथियार और कवच और उनके स्थानिक छल्ले भी हैं। बस उन्हें देखने में बहुत समय लगेगा। बॉस, हम वास्तव में अमीर हो गए, जियाचेन ने भावुक होकर कहा। गरीब से अमीर बनने की भावना ने ऐसा कर दिया कि जियाचेन भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतनी सारी कीमती सामग्रियों का उपयोग कर सकेगा। वह भी घोरान की तरह उनके बीच तैरने जाना चाहता था। स्थानिक छल्लों की बात करते हुए मैं ये भूल गया। लॉन्गचेन ने मैकेनिज्म संप्रदाय के कुलपति की स्थानिक अंगूठी और कवच के 2 सेट बाहर फेंक दिए। जियाचेन ने स्थानिक रिंग के अंदर देखा और चिल्लाया, गो रैन, यहाँ आओ। यहाँ मैकेनिज्म संप्रदाय की कलाओं का पूरा विवरण है। कहाँ कहाँ? गो रान ने अचानक कहा। जियाचेन की बाहों में जानवरों की खाल का ढेर देखकर गो रान की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। ये वही था जो वह सबसे ज्यादा चाहता था। 1 मिनट रुको, मुझे वह टुकड़ा दिखाओ। लॉन्गचेन ने अचानक ढेर में एक विशेष जानवर की खाल की ओर इशारा किया। यह अज्ञात था कि यह जानवर की खाल कहाँ से आई थी, लेकिन यह बेहद मजबूत थी। इस पर लिखे जटिल निशान चक्कर में डालने वाले थे।
हालांकि लॉन्ग चेन उन भ्रामक चिन्हों की ओर आकर्षित नहीं हुआ। इसके बजाय वह नीचे दाएं कोने में एक प्रतीक की ओर आकर्षित हुआ। ये निशान, लॉन्ग चेन का दिल धड़क उठा। उसे यह निशान याद आ गया। उसने इसे एक बार उड़ती हुई नाव पर देखा था। जब वह बूढ़े व्यक्ति के साथ पाताल लोक गया था, तो उसकी मुलाकात एक जिज्ञासु महिला से हुई जिसने बताया कि वह ऑल्डेविल तारा क्षेत्र की ज़ीकियान थी। वह उसके साथ परगेट्री में प्रवेश कर गया था, मुश्किल से बचकर निकल पाया था। वह उसकी उस अद्भुत उड़ने वाली नाव को कभी नहीं भूला था जो 9 झरनों के ऊपर से उड़ने में सक्षम थी और यहाँ तक कि मृत्यु आत्मा के पानी से भी प्रतिरक्षित थी। उसे अभी भी याद है कि उड़ने वाली नाव पर एक निशान था। उसने ज़ीकियान से इसके बारे में पूछा था और उसने उसे बताया था कि यह उस संप्रदाय का प्रतीक था जिसने उड़ने वाली नाव बनाई थी। इसे बेचने के बाद लोग इसे भविष्य में मरम्मत के लिए वापस ला सकते हैं। अब उसने उस जानवर की खाल के निचले दाहिने कोने पर वही निशान देखा। क्या इसका मतलब यह है कि मैकेनिज्म संप्रदाय ऑल्डेविल स्टार फील्ड से जुड़ा हुआ था? लॉन्ग चेन दंग रह गया। अफसोस की बात है कि कुलपति और झाओ हुजी मर चुके थे और उच्च अधिकारी मारे गए थे। शेष लोग इस तरह के रहस्य को जानने के लिए बहुत निम्न स्तर के थे। ठीक है, स्टॉक इन्वेंट्री के साथ परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक सामान्य अनुमान प्राप्त करें ताकि आप समय बर्बाद न करें, लॉन्ग चेन ने कहा। गो रान, जिया चेन, कड़ी मेहनत करें। अब आपके पास बहुत सारी सामग्री और संसाधन हैं। बाकी सब आप पर निर्भर करेगा। बॉस, चिंता मत करो, हम आपको निराश नहीं करेंगे। जिया चेन और गो रैन ने कसम खाई। इन सामग्रियों के साथ, उनके पास ड्रैगनब्लड योद्धाओं के उपकरणों के लिए और भी बेहतर विकल्प थे। वे तुरंत काम पर लग गए। हीलिंग सिस्टर्स, मुझे अब गोलियों को परिष्कृत करने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता होगी। यह आपके लिए कठिन होगा, लेकिन इस बार मैं यहाँ सभी को जागृत एम्पायरियन बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। सभी ड्रैगनब्लड योद्धा खुशी से झूम उठे। ड्रैगनब्लड सेना इस दुनिया को तहस नहस करने जा रही थी। बाहरी दुनिया अभी भी इस खबर के कारण अशांत थी कि मैकेनिज्म संप्रदाय को लॉन्ग चेन ने नष्ट कर दिया है। बचे हुए लोगों के लिए उनका शिकार किया जा रहा था, जो एक लोकप्रिय चर्चा का विषय बन गया था। कुछ लोगों ने सोचा कि यह बहुत क्रूर है। अपने विशेषज्ञों को मारना एक बात थी, लेकिन वे महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे थे। ऐसे भी लोग थे जो ये सोचते थे कि मैकेनिज्म संप्रदाय मूलतः दुष्ट है और उनसे संबंधित सभी लोगों को मार दिया जाना चाहिए। मैकेनिज्म संप्रदाय के प्रति गहरी दुश्मनी रखने वाले कुछ विशेषज्ञों ने बाकी दुनिया के सवालों की भी परवाह नहीं की और उन्होंने मैकेनिज्म संप्रदाय के सभी लोगों को मार डालने की कसम खा ली, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बिंदु पर लॉन्ग चेन ने आखिरकार कुछ कहा। बुराई खून से नहीं फैलती, केवल बुरे विश्वास ही आगे बढ़ते हैं। बुराई तो बुराई ही होती है और बुराई को ऊंचे ऊंचे आवरण देने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना ही हुआ कि मैकेनिज्म संप्रदाय के परिवारों को पागलों की तरह शिकार करने वाले संप्रदायों का काम रुक गया। थोड़ी देर बाद वे पीछे हट गए। बस इसी से मैकेनिज्म संप्रदाय की महिलाएं और बच्चे संकट से बच गए। लॉन्ग चेन का मतलब साफ था। सिर्फ इसलिए कि माता पिता बुरे थे, इसका मतलब यह नहीं कि बच्चे भी बुरे होंगे। ये सिर्फ माहौल का नतीजा था। खून से बुराई नहीं फैलती, बल्कि बुरी मान्यताएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती हैं। मैकेनिज्म संप्रदाय सिर्फ एक संप्रदाय था। वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उनके वंश में कोई बुरी वंशावली नहीं थी। जहां तक ये कहना है कि बुराई तो बुराई ही होती है, तथा बुराई को बड़ा बड़ा आवरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि हत्यारे केवल अपना गुस्सा निकालने के लिए ऐसा करते हैं। वे अपनी भड़ास निकालने के लिए शक्तिहीन और निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे थे। ये वास्तव में सिर्फ कायरतापूर्ण आचरण था। अगर आप वाकई एक इंसान होते, तो आप अपने खोल में छिपे कछुए नहीं होते। आप शुरू से ही मैकेनिज्म संप्रदाय से बदला ले लेते। वह समय अब बीत चुका था और अब वे जो कर रहे थे वह बदला नहीं था, बल्कि भड़ास निकालना था, इसलिए अपने कामों को बहाने से छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। एक काया सिर्फ काया होता है। परिणामस्वरूप वे संप्रदाय अंततः बंद हो गए। उनमें से कोई भी इतना मजबूत नहीं था कि लॉन्ग चेन की शक्ति को स्वीकार करने से इनकार कर सके, भले ही वे उसके शब्दों को स्वीकार न करें। अगर वे वास्तव में काफी मजबूत होते, तो वे तंत्र संप्रदाय से बदला लेने से डरते नहीं। ये देखते हुए कि लॉन्ग चेन मैकेनिज्म संप्रदाय को नष्ट करने के लिए काफी शक्तिशाली था, उनमें से किसी भी संप्रदाय ने उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। पूरे महाद्वीप में कत्लेआम रुक गया और निर्दोष महिलाएं और बच्चे अंततः जीवित रहने और महाद्वीप पर बढ़ने में कामयाब रहे। जब वर्षों बीत गए और लोगों ने उन वंशजों से पूछा कि क्या वे लॉन्ग चेन से नफरत करते हैं या नहीं, तो उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि वे केवल लॉन्ग चेन के प्रति आभारी हैं कि उन्होंने उन्हें जीवित रहने दिया। लॉन्ग चेन ने ये घोषणा इसलिए की थी क्योंकि वह निर्दोष लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहता था, लेकिन दूसरा कारण ये था कि वह कायरों को कठोर और सम्मानजनक तरीके से व्यवहार करते हुए देखना पसंद नहीं करता था। अपनी बात कहने के बाद लॉन्ग चेन ने इस बात की परवाह करना बंद कर दिया कि बाहर क्या हो रहा है।
उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि मैकेनिज्म संप्रदाय के लोग उसके आभारी हैं या उससे नफरत करते हैं। चूंकि उसने उन्हें जीने देने की हिम्मत की थी, इसका मतलब था कि वह उनके प्रतिशोध से नहीं डरता था। हीलिंग योद्धाओं के साथ, लॉन्गचेन गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एकांत में चले गए। लकड़ी की खेती करने वाले के रूप में, हीलिंग योद्धाओं के पास शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति थी। हालांकि वे मेंग क्यू और चू याओ की बराबरी नहीं कर सकते थे, लेकिन ये ठीक था। उसे बस एक आधार के रूप में उनकी आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता थी। 1000 से अधिक फूल दाव अनुनाद गोलियों को परिष्कृत करने के बाद, वह पहले से ही इस प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित था, और चंद्रमा और तारा शोधन भट्टी ने भी इस गोली शोधन को याद कर लिया था, जिससे इसके सभी भविष्य के शोधन बहुत आसान और तेज हो गए। लॉन्गचेन का एकांतवास आधे महीने तक चला और उन्होंने 14,000 से अधिक 100 फूल दाव अनुनाद गोलियों का शोधन किया। 50 उपचारक योद्धाओं के समर्थन के बावजूद, लॉन्गचेन को चक्कर आ रहा था, जैसे कि वह उल्टी कर देगा। यद्यपि उसके शुद्धिकरण के लिए अधिकांश आध्यात्मिक शक्ति दूसरों से आई थी, फिर भी वह इसे सहन नहीं कर सका। जहां तक उपचार करने वाले योद्धाओं की बात है, भले ही उन्होंने बारी बारी से लॉन्गचेन की मदद की थी, वे भी अब और आगे नहीं बढ़ सकते थे। कुछ तो बेहोश होने वाले थे। एकांत से बाहर आकर उसने गोलियां बांट दी, कुछ अपने पास रख लीं और कुछ बूढ़े आदमी को भेज दी। एकांत से बाहर आने पर उसने देखा कि एक अप्रत्याशित व्यक्ति उसे ढूंढने आया है। मोटा, तुम यहाँ कैसे? ये वास्तव में तू कियान शांग था। वर्तमान मोटा तू पहले ही नेदरपासिज क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। उसका शरीर भी मोटा हो गया था। क्या अब तुम मुझसे मिलने के लिए बहुत मशहूर हो गए हो? टू कियान शांग एक सीट पर बैठ गया। कुर्सी का राह उठी, और पहली बार लॉन्गचेन को कुर्सी के लिए कुछ सहानुभूति महसूस हुई। कैसी प्रसिद्धि! मैं पाषाण जाति को नष्ट करने में सक्षम नहीं था, और मैं मृतकों की लाशें भी नहीं प्राप्त कर सका, लॉन्गचेन ने असहाय होकर कहा। ये कहते हुए उसने एक स्कारलेट ब्लड स्पिरिट फिश निकाली और उसे पकाना शुरू कर दिया। ये देखकर तू कियान शांग ने एक शराब का जग निकाला। लॉन्गचेन, इस बार तुम बहुत ही खतरनाक थे। स्टोन रेस की पैतृक भूमि में शिचांगशेन की वीरता की भावना के बावजूद, तुमने उनके दरवाजे पर हमला करने की हिम्मत की। जब बहादुरी की बात आती है, तो मुझे वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा करनी होगी, तू कियान शांग ने कहा। क्या तुम मेरा अपमान करने की कोशिश कर रहे हो? अगर मुझे पता होता कि शिचांगशेन की वीरता की भावना जीवित है, तो क्या मैं जाने की हिम्मत करता? लॉन्गचेन ने कहा। लेकिन वह फिर भी टू कियान शांग के साथ टोस्ट करता रहा, अपनी शराब को गटकता रहा। वह तुरंत खांसने लगा। अरे, ये शराब बहुत तीखी है। ये लावा से अलग नहीं है। लेकिन इसकी लत लग जाती है। लॉन्गचेन को ऐसा लगा जैसे वह धुआं छोड़ने वाला है, और ऐसा लगा जैसे लावा की धारा उसके पेट में बह रही है। वह गर्मी तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे उसका आध्यात्मिक युवान प्रज्वलित हो गया। लॉन्गचेन चौंका और खुश भी हुआ। तो कियान शांग का राज्य एक बार फिर सुधर गया था। यहाँ तक कि उसका वाइन दाव भी बदल गया था। ये वाइन वास्तव में किसी व्यक्ति की इच्छा को उत्तेजित करने और उसके दाव हृदय को मजबूत करने में सक्षम थी। हाँ, अगर मैं कुछ अच्छा नहीं लाता, तो क्या मैं तुम्हारे साथ पीने की हिम्मत कर पाता? तो कियान शांग हंसा। आह, इतनी बढ़िया शराब! मुझे वास्तव में अपने भाइयों को इसका स्वाद चखाने के लिए इसके कुछ हजार जार रखने पर जोर देना चाहिए, लॉन्गचेन ने प्रशंसा की। कुछ हजार जार? क्या तुम इसमें नहाने की योजना बना रहे हो? मैं इतना नहीं बना सकता, और साथ ही, जब से हम मिले हैं, तुमने मुझसे कितनी शराब चुराई है? तुमने मुझे क्या दिया है? तो कियान शांग ने तिरस्कारपूर्वक पूछा। क्या मैंने तुम्हें उस समय सौभाग्य का एक टुकड़ा नहीं दिया था? लॉन्गचेन हंसा। क्या सौभाग्य? तुम मुझे प्राचीन जातियों के कुछ लोगों से लड़ने में मदद करने के लिए धोखा दे रहे थे। मुझे लड़ने के लिए धोखा देने के बाद, तुम वास्तव में कहते हो कि मैं ही तुम्हारा कर्जदार हूं। जब बेशर्मी की बात आती है, तो कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। टू कियान शांग के होंठ मुड़ गए। ग्रैंड जिया प्राचीन राष्ट्र में, लॉन्गचेन को प्राचीन जातियों से खतरा था, और जब वह शहर छोड़कर चला गया, तो वह उनसे लड़ने के लिए टू कियान शांग को अपने साथ ले आया था। जब विनोद के इस फैसले ने पूरे बॉलीवुड को हैरान कर दिया था। 3 बच्चों की यह माँ बचत को एक नए स्तर पर ले जाती है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अगर तुम्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका नहीं मिला होता, तो क्या तुम्हारा दिल इतना साफ हो पाता कि तुम अचानक अपनी अड़चन को तोड़ पाते? क्या ये सौभाग्य नहीं है? लॉन्गचेन ने कहा। तो कियान शांग को समझ नहीं आया कि इसका क्या जवाब दे। इस तरह से, ये वास्तव में सौभाग्य था, क्योंकि इसके बिना उसे सफलता नहीं मिल पाती। लेकिन उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लॉन्गचेन ने उसे धोखा दिया था, और उसे सफलता उसकी अपनी मेहनत से मिली थी। ये वही था जो वह कहना चाहता था, लेकिन वह कह नहीं पाया। छी, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। मेरे पास बहुत सारी शराब है, लेकिन अगर तुम इसे लेना चाहते हो, तो ये तुम्हारी अपनी क्षमता पर निर्भर करेगा। मैं आज पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, इसलिए मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता।
एक घंटे बाद तू कियानशांग ने गुस्से में मेज पर जोर से पटक कर उसे तोड़ दिया। हा, इस मामले में तुम्हारे पास कोई प्रतिभा नहीं है। लॉन्ग चेन हंसा। एक घंटे बाद भी टू कियानशांग ने उसे किसी भी शराब पीने के खेल में नहीं हराया था जिससे वह पागल हो गया था। भाड़ में जाओ, मैं अब और नहीं खेलूंगा। ये लो। टू कियानशांग ने लॉन्ग चेन को शराब के सैकड़ों जगों से भरी एक अंगूठी फेंकी। ये देखकर कि तू कियानशांग जाने वाला था, लॉन्ग चेन ने जल्दी से कहा, रुको, कुछ जीतना और कुछ हारना सामान्य बात है। गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। बस इंतजार करो, मैं अगले आधे साल तक प्रशिक्षण लेने के बाद बदला लेने के लिए वापस आऊंगा। टू कियानशांग ने अलविदा कहते हुए उसकी पीठ थपथपाई। अरे, क्या तुम यहाँ सिर्फ मेरे साथ शराब की शर्त लगाने आए हो? लॉन्ग चेन ने पूछा। टू कियानशांग ने अपना माथा थपथपाया। आह, मैं भूल गया। ये वह पत्र है जिसे उच्च पुजारी ने मुझे आपको सौंपने के लिए कहा था। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये निराशाजनक था। टू कियानशांग सीधे वहां से चला गया, यहाँ तक कि उसने लॉन्ग चेन को उसे बाहर भेजने का मौका भी नहीं दिया। लॉन्ग चेन मुस्कुराया और उसे लगा कि शायद वह कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है। टू कियानशांग उसे एक पत्र देने और उसे शराब पिलाने आया था, लेकिन उसने उसे बहुत ज्यादा पीटकर उसे नाराज कर दिया था। टू कियानशांग उंगली से अनुमान लगाने वाले शराब पीने के खेल में बिल्कुल बेकार था। लॉन्ग चेन के लिए उसे जीतने देना भी मुश्किल था, और अगर उसने वाकई ऐसा कुछ किया तो टू कियानशांग निश्चित रूप से क्रोधित हो जाएगा। टू कियानशांग को अपनी प्रतिष्ठा की परवाह थी, और अगर लॉन्ग चेन ने उसे जीतने दिया तो यह अपमान होगा, इसलिए लॉन्ग चेन भी इसके बारे में असहाय महसूस कर रहा था। टूटी हुई मेज को देखते हुए लॉन्ग चेन हंसा। टू कियानशांग ने कभी अपनी भावनाओं को नहीं छिपाया। लॉन्ग चेन ने महायाजक का पत्र खोला। उसमें कुछ भी लिखा नहीं था। वह सिर्फ एक नक्शा था। यह मार्शल हेवन महाद्वीप का नक्शा था। चौंक कर उसने एक जगह को देखा जो चिन्हित थी। उस निशान को देखकर लॉन्ग चेन का दिल कांप उठा। किसी ने उस जगह पर फ्लो लिख दिया था। क्या ये हो सकता है? ये क्यूई प्रवाह विस्फोट का स्थान है। उस फ्लो कैरेक्टर को देखकर लॉन्ग चेन सचमुच उछल पड़ा। आखिर हाई प्रीस्ट ने क्यूई फ्लो विस्फोट के स्थान का पता कैसे लगाया था? क्या यह नहीं कहा गया था कि क्यूई प्रवाह विस्फोट का समय और स्थान स्वर्ग तक था? ऐसा होने से पहले कोई नहीं जान सकता था। यही कारण था कि पूरा महाद्वीप शांत था, और यह जानते हुए भी कि क्यूई प्रवाह विस्फोट आसन था, किसी ने भी कोई कदम उठाने का साहस नहीं किया। लॉन्ग चेन नक्शे को घूरता रहा, और फिर उसके चेहरे का भाव बदल गया। वह वहां क्यों होगा? फ्लो कैरेक्टर ठीक उसी स्थान पर था जहां यिन यांग दुनिया का प्रवेश द्वार था। ये कैसे संभव है? यदि क्यूई प्रवाह विस्फोट वहां होता है, यदि सारी ऊर्जा वहां एकत्रित होकर फूट पड़ती है, तो क्या सील भी नहीं टूट जाएगी? यदि ऐसा हुआ तो यिन यांग विश्व रक्त जाति महाद्वीप पर आक्रमण करने में सक्षम हो जाएगी। लॉन्ग चेन गंभीर था। हालांकि संप्रभु सर्वोच्च अस्तित्व थे, लेकिन अनगिनत वर्षों के बीतने से उनकी मुहरें घिस गई थीं। ये कहना मुश्किल था कि क्या यह मुहर इस तरह के आघात को सहन कर पाएगी। लॉन्ग चेन ने फ्लो कैरेक्टर को ध्यान से देखा। अचानक फ्लो कैरेक्टर नक्शे से तैरकर एक छवि में बदल गया। छवि से रक्त क्यूई के धागे एक साफ सुथरी श्रृंखला में इकट्ठा हुए जो गायब होने से पहले धरती को चीरते हुए निकल गए। इसके बाद धरती हिल गई, सूर्य और चंद्रमा छाया में चले गए। पूरी दुनिया में अराजकता फैल गई। छवि गायब हो गई। लॉन्ग चेन के हाथ में मौजूद नक्शा आग की लपटों में बदल गया, और ऐसा कुछ नहीं रह गया जैसे वह कभी अस्तित्व में ही न हो। रक्त क्यूई का एकत्रीकरण क्यूई प्रवाह के एकत्रीकरण की तरह है। क्या ये हो सकता है? लॉन्ग चेन की आंखें चमक उठीं। उसे अचानक उस अजीब ऊर्जा का ख्याल आया जिसने ब्रह्मा के गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलते समय उसके खून का एक अंश निकालने की कोशिश की थी। जब लॉन्ग चेन को इसका एहसास हुआ तो उसने इसे अस्वीकार कर दिया था। उस समय वह इसके बारे में जानने को उत्सुक था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह क्या है। महायाजक के इस संदेश ने उसे उस ऊर्जा के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, जो वहां से जाने वाले हर व्यक्ति से खून का एक अंश निकालने की कोशिश कर रही थी। ब्रह्मा के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले 10 लाख प्रतिभाशाली लोग थे। वे व्यावहारिक रूप से पूरे महाद्वीप के क्यूई प्रवाह का प्रतिनिधित्व करते थे। उन सभी लोगों से खून का एक अंश निकालना। लॉन्ग चेन ने एक संभावना के बारे में सोचा। क्या पिल वैली ने ब्रह्मा के गुप्त क्षेत्र का उपयोग करके उनका खून निकाला था ताकि क्यूई प्रवाह का विस्फोट समय से पहले हो सके, और वह भी एक निश्चित स्थान पर? समय और स्थान को नियंत्रित करने का उनका उद्देश्य क्या था? लॉन्ग चेन कांप उठा। ऐसा लग रहा था कि पिल वैली कुछ बहुत ही खतरनाक काम करने वाली है। एक विचार के साथ लॉन्ग चेन ने उस स्थानिक अंगूठी में देखा जो तू कियानशांग ने उसे दी थी। शराब के जगों के ढेर के भीतर उसने 3 छोटे जग देखे जो केवल मुट्ठी के आकार के थे। लॉन्ग चेन ने उन जगों को बाहर निकाला और देखा कि वे भी शराब से भरे हुए थे। उसने एक घूंट पी लिया। 3 चांद जैस्पर फूल शराब।
जैस्पर का फूल तीसरे महीने में खिलता है और इसे इकट्ठा करने के बाद वाइन बनाने में इस्तेमाल करने से पहले इसे 3 महीने तक सुखाया जाता है। फिर इसे वाइन में पूरी तरह से घुलने के लिए 3 महीने तक पीसा जाता है। इसी वजह से इसे थरी मून जैस्पर फ्लावर वाइन कहा जाता था। वाइन में से बहुत कम वाइन का ऐसा नाम होता है। क्या यह इस बात का संकेत है कि क्यूई प्रवाह विस्फोट अब से 3 महीने बाद होगा? लॉन्गचेन ने अनुमान लगाया कि उच्च पुजारी उसे क्या संकेत देना चाह रहे थे। क्यूई प्रवाह का विस्फोट दुनिया के भविष्य से संबंधित था। यहां तक कि उच्च पुजारी भी उसे कर्म से बचने के लिए केवल अस्पष्ट चेतावनी ही दे सकते थे। आखिर पिल वैली क्या कर रही है? लॉन्गचेन ने आह भरी। शायद हाई प्रीस्ट को कुछ पता चल गया था, लेकिन यह मामला इतना महत्वपूर्ण था कि वह सीधे तौर पर कुछ नहीं कह सकता था। वह केवल यही उम्मीद कर सकता था कि लॉन्गचेन उसके सुरागों को समझ सके। लॉन्गचेन को जल्दी से अपनी शक्ति बढ़ाने की जरूरत थी। फिर उसने गहरी सांस ली। क्यूई प्रवाह के विस्फोट से पहले उसे ठीक से तैयार होना था। बॉस, आपने मुझे बुलाया? गु यांग ने पूछा। हाँ, सभी से कहो कि साधना बंद कर दें और अपने वर्तमान क्षेत्र को स्थिर करने पर ध्यान केंद्रित करें। चूंकि क्यूई प्रवाह का विस्फोट होने वाला है, इसलिए हमें तब आगे बढ़ने की तैयारी करनी चाहिए, लॉन्गचेन ने कहा। डोनफैंग परिवार में नांगोंग जुयू ने चुपके से लॉन्गचेन से कहा था कि इस समय अपने साधना आधार को बढ़ाना बंद कर देना ही सबसे अच्छा है। क्यूई प्रवाह विस्फोट के दौरान आगे बढ़ने से यह उसके क्षेत्र को और अधिक स्थिर बना देगा और उसे और मजबूत करेगा। चूंकि लॉन्गचेन को नहीं पता था कि क्यूई प्रवाह विस्फोट कब होगा, इसलिए उसने ड्रैगनब्लड योद्धाओं को आगे बढ़ने से नहीं रोका। लेकिन अब जब उसे तारीख पता चल गई है, तो वह सभी को वहां रुकने और अपने वर्तमान क्षेत्र को स्थिर करने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दे सकता है। इस समय लॉन्गचेन को एहसास हुआ कि सभा के दौरान उसने जिन सभी सर्वोच्च प्रतिभाओं का सामना किया था, वे सभी जीवन तारे के पहले स्वर्ग चरण में क्यों थे? वे सभी क्यूई प्रवाह विस्फोट की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी ड्रैगनब्लड योद्धाओं ने अब अपनी 100 फूल दाव प्रतिध्वनि गोलियां खाली थीं। वे अपनी अभिव्यक्तियों को जगाने के बीच में थे, इसलिए उसने उन्हें परेशान नहीं किया। उसने बस गु यांग से कहा कि वह अपनी सुरक्षा कम न करे और किसी छिपे हुए हमले से सावधान रहे। यद्यपि उन्होंने अभी अभी मैकेनिज्म संप्रदाय को नष्ट किया था और इससे उनके शत्रुओं को डर जाना चाहिए था, लेकिन प्राचीन संप्रदायों के बीच जटिल और पेचीदा रिश्तों से सावधान रहना ही सबसे अच्छा था। लॉन्गचेन एक परिवहन संरचना पर बैठे और हुआयुन संप्रदाय के मुख्यालय में चले गए। भाई लॉन्ग, आकाश में सबसे चमकदार सितारा बनने के लिए बधाई। लॉन्गचेन के अंदर आने पर झेंग वेनलोंग ने बधाई दी। सबसे चमकीला सितारा कौन है? और उन्हें बधाई देने की क्या जरूरत है? लॉन्गचेन ने मुस्कुराते हुए कहा। झेंग वेनलोंग चौंका और फिर अपना सिर हिलाया। भाई लॉन्ग अब भी पहले जैसा ही है। लॉन्गचेन हंसा। मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैंने तुमसे जो चीजें इकट्ठा करने को कहा था, क्या उन पर कोई प्रगति हुई है? आप जो चीजें चाहते थे, वे बहुत दुर्लभ हैं। मैंने हुआयुन संप्रदाय के लाखों गोदामों की जांच की है और उनमें से केवल 7 ही पाए हैं। जहां तक स्वर्गीय अंडरवर्ल्ड वर्मिलियन फल की बात है, जिसे आप सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहते थे, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे सच में खेद है, झेंग वेनलोंग ने कहा। लॉन्गचेन ने झेंग वेनलोंग को औषधीय सामग्री की एक सूची दी थी जो उसे चाहिए थी, जिसमें स्वर्गीय अंडरवर्ल्ड वर्मिलियन फल सबसे महत्वपूर्ण था। हालांकि हुआयुन संप्रदाय इसे खोजने में असमर्थ था। वास्तव में उनके पास इसका रिकॉर्ड भी नहीं था। साथ बुरा नहीं है, इसकी परवाह मत करो। लॉन्गचेन निराश था, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। वह जानता था कि झेंग वेनलोंग बहुत सावधान था, खासकर जब बात व्यापार की आती थी। अगर वह उसे नहीं खोज पाता, तो कुछ भी नहीं किया जा सकता था। झेंग वेनलोंग ने जो 7 तत्व पाए थे, उन्हें देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उनमें से 3 अन्य गोलियों में मुख्य तत्व थे। अब उसके पास 3 नई 11वीं श्रेणी की गोलियां थीं जिन्हें वह परिष्कृत कर सकता था। भाई झेंग, क्या आपके दिल पर कुछ बोझ है? झेंग वेनलोंग को करीब से देखने के बाद लॉन्गचेन ने पूछा। हुआयुन संप्रदाय को एक प्रतियोगी का सामना करना पड़ा है, झेंग वेनलोंग ने आह भरते हुए कहा। आप डोनफैंग परिवार की बात कर रहे हैं? लॉन्गचेन ने पूछा। हाँ, उन्होंने पहले ही सेंट्रल प्लेन्स में 5 नीलामी घर स्थापित कर लिए हैं, प्रत्येक क्षेत्र में एक। उनके सभी सामान चौंकाने वाले मूल्य के शीर्ष खजाने हैं, और वे मुद्रा के रूप में अंडरवर्ल्ड स्पिरिट मोतियों का भी उपयोग करते हैं। हमारे कई उच्च स्तरीय ग्राहक उनके पास आ गए हैं। ये हमारे लिए एक गंभीर झटका है। हालांकि हमारे पास भी कुछ कीमती खजाने हैं जिन्हें हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई नया स्टॉक नहीं लेंगे तो हम इसे बनाए नहीं रख पाएंगे। इसके अलावा पिल वैली ने सीमित संख्या में शीर्ष ग्रेड 11वीं श्रेणी की गोलियां बेचना शुरू कर दिया है। वे उन्हें अनुबंधित समूहों में बेच रहे हैं। अनुबंध समूह, इसका क्या मतलब है? झेंग वेनलोंग ने कहा, यदि आप 11वीं श्रेणी की गोली खरीदना चाहते हैं, तो आपको उनकी अन्य गोलियों की एक निश्चित संख्या खरीदनी होगी। क्या यह मूल रूप से बदमाशी नहीं है? शहद खरीदने से पहले आपको पहले कुछ बकवास खरीदना होगा।
लॉन्ग चेन का जबड़ा खुला रह गया। पिल वैली उससे भी ज्यादा बेशर्म थी जितना उसने सोचा था। आखिर उन्होंने ऐसा कैसे किया? हालांकि यह सच है, लेकिन उनके पास ऐसा करने की शक्ति है। उनके पास एक विकल्प भी है, जहां आपको तुरंत गोलियां खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको केवल उनसे गोलियां खरीदने के लिए पिल वैली के साथ एक दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। वे संप्रदाय भविष्य में पिल वैली से बंधे हुए हैं। हमारे साथ व्यापार करने वाले कई संप्रदाय डगमगाने लगे हैं। हालांकि पिल वैली की हरकतें दबंग हैं, लेकिन 11वीं श्रेणी की गोलियों का आकर्षण बहुत ज्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा के गुप्त क्षेत्र के बाद पिल वैली ने 11वीं श्रेणी की गोलियों के लिए कई गुप्त सूत्र प्राप्त किए, और वे यहां तक कहते हैं कि भविष्य में उनके पास इनकी अनंत आपूर्ति होगी। यही कारण है कि हुआयुन संप्रदाय अभी मुश्किल में है। उनके पास 11वीं श्रेणी की गोलियां हैं। बहुत जल्द ही हमारे सभी ग्राहक पिल वैली द्वारा ले लिए जाएंगे। झेंग वेनलोंग ने असहाय होकर आह भरी। तुम्हें 11वीं श्रेणी की गोली के फॉर्मूले चाहिए? मेरे पास कुछ हैं, लॉन्ग चेन ने कहा। झेंग वेनलोंग अपनी कुर्सी से गिर पड़ा। लॉन्ग चेन को आश्चर्य से देखते हुए वह हकलाते हुए बोला, भाई लॉन्ग, क्या आपको यकीन है? आप मजाक नहीं कर रहे हैं? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तुम भूल गए, मैं भी ब्रह्म गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूं। मेरे पास पिल वैली की 11वीं श्रेणी की कुछ गोलियां भी हैं। हो सकता है कि वे सभी न हों, लेकिन तुम्हारे लिए यह पर्याप्त होनी चाहिए। यहाँ, मैं उन्हें लिख देता हूँ। लॉन्ग चेन ने कुछ लिखने की सामग्री निकाली और जल्दी से गोलियों के फॉर्मूले के कई पन्ने भर दिए। उसने उनमें से सैकड़ों लिख लिए। हे भगवान, इतने सारे! लॉन्ग चेन, मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपको कैसे धन्यवाद दूं। झेंग वेनलोंग को ये गोली के नुस्खे समझ में नहीं आए, लेकिन वह जानता था कि लॉन्ग चेन ने उसे कुछ ऐसा दिया है जो दूसरे कीमियागरों को पागल कर देगा। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। आप बहुत विनम्र हैं। आपकी मदद करना मेरी मदद करना है। अगर पिल वैली मजबूत हो गई, तो यह मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, लॉन्ग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। लॉन्ग चेन, थोड़ी देर बैठो। मुझे संप्रदाय के गुरु को सचेत करना है। झेंग वेनलोंग गायब हो गया। मैं संप्रदाय प्रमुख को रिपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे एक जरूरी मामले पर चर्चा करनी है। एक महल के अंदर झेंग वेनलोंग अभी भी एक व्यक्ति की ओर गहराई से झुक रहा था। वह व्यक्ति बहुत लंबा नहीं था, और वह थोड़ा पतला था और साधारण दिखने वाला था। वह व्यक्ति संप्रदाय का गुरु मारुयुन था। मारुयुन कमल की मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने उत्साहित झेंग वेनलोंग को देखकर मुस्कुराया। चीजों को बेहतर बनाने का मौका। हाँ, अभी अभी, मारुयुन ने हाथ हिलाकर झेंग वेनलोंग को टोका। मैंने पहले ही कहा था कि सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। मुझे कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। वेनलोंग, एक व्यवसायी के रूप में तुम्हारे पास दूरदर्शिता और अवसरों और जोखिमों के लिए एक तेज समझ होनी चाहिए। इस संबंध में तुम्हारे पास अभी भी कई दोष हैं। जब क्यूई प्रवाह विस्फोट के संकेत मिले, तो तुम वर्तमान संकट की भविष्यवाणी करने में पूरी तरह सक्षम थे। उस समय तुमने तैयारी के लिए कोई उपाय नहीं किया, इसके बजाय इंतजार किया और देखा। कभी कभी अवसर तुम्हारे हाथ से फिसल जाते हैं क्योंकि तुमने इंतजार करने और देखने का फैसला किया। झेंग वेनलोंग ने कहा, वास्तव में शिष्य की कमी है। मारुयुन ने संपूर्ण हुआयुन संप्रदाय को उसके हवाले कर दिया था, जबकि हुआ मिंगक्सियोंग जैसे सहायक संप्रदाय के गुरु भी अपनी जिम्मेदारियां और विशेष अधिकार उसे सौंपने लगे थे। परिणामस्वरूप झेंग वेनलोंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पहाड़ उसके कंधों पर दबा हुआ है। उसने कोई गलती करने की हिम्मत नहीं की। सच में, हमें आपको बिजनेस दाव के बारे में कुछ भी नहीं सिखाना है। आप बस पर्याप्त रूप से आश्वस्त नहीं हैं। अपने आत्मविश्वास की कमी के कारण आपने कुछ अवसरों को हाथ से जाने दिया है। जब डोंगफैंग परिवार ने सभा की घोषणा की, तो आपको पहले से ही समस्या दिख गई थी, लेकिन आपने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि आपको कोई आश्वासन नहीं था कि आप सफल होंगे। आप असफलता से डरते थे, लेकिन आप भूल गए कि जब व्यापार की बात आती है, तो सुरक्षा और लाभ एक साथ नहीं चलते। जोखिम के बिना कोई पुरस्कार नहीं है। यदि आप असफल होते हैं, तो आपको अनुभव मिलता है। यदि आप सफल होते हैं, तो आपको आत्मविश्वास मिलता है। लेकिन आप बस देखते रहे, एक के बाद एक अवसर को अपने हाथों से फिसलते रहे। हाँ, शिष्य में आत्मविश्वास की कमी है। दबाव बहुत ज्यादा है। झेंग वेनलोंग को पसीना आने लगा था। संप्रदाय के गुरु उससे बहुत निराश लग रहे थे। बहुत ज्यादा सावधान रहना और हिम्मत न होना तुम्हें महानता हासिल करने नहीं देगा। मैंने हुआयुन संप्रदाय को तुम्हें इसलिए नहीं सौंपा कि संप्रदाय अपनी मौजूदा स्थिति में बना रहे। मैं चाहता हूं कि तुम हुआयुन संप्रदाय को अभूतपूर्व पैमाने पर आगे बढ़ाओ। मैं चाहता हूं कि तुम किसी भी पिछले संप्रदाय गुरु से ज्यादा हासिल करो। मिंगक्सियोंग और दूसरे लोग, साथ ही मैं भी बूढ़ा हो चुका हूं, और हमारी सोच कठोर है। ऐसी चीज को बदलना मुश्किल है। इसलिए हमने सारे फैसले तुम्हारे हाथों में छोड़ दिए हैं। हालांकि तुम युवा हो, हालांकि तुम्हारे पास अनुभव की कमी है, हालांकि तुम पर्याप्त रूप से स्थिर नहीं हो, क्या तुमने हमारे मुकाबले अपने फायदे के बारे में नहीं सोचा?
अगर तुम वैसा ही काम करोगे जैसा हम करेंगे, तो क्या तुम्हारी उपलब्धियां हमारी उपलब्धियों से बढ़कर होंगी? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अपनी कमियां देखी हैं, इसलिए हमने हुआयुन संप्रदाय को तुम्हारे हवाले कर दिया है। कभी कभी कोई कमी किसी के लिए सबसे अच्छी चीज हो सकती है। तुम एक ऐसा रास्ता अपना सकते हो जो हमारे रास्ते से बिल्कुल अलग हो। असफलता डरावनी नहीं होती, भयावह तो असफलता से इतना डरना है कि तुम उसे स्वीकार न कर सको। आगे बढ़ने के लिए जरूरी कदम उठाएं। युवाओं को आगे बढ़ने की हिम्मत करनी चाहिए। तुम एक व्यवसायी के मानकों पर खरे नहीं उतरे हो, लेकिन तुम एक दोस्त के मानकों पर खरे उतरे हो, वरना तुम्हें लॉन्ग चेन का साथ नहीं मिलता। बच्चे, बिजनेस दांव खरीदने और बेचने जितना आसान नहीं है। यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। उसी तरह धन देवता कोई बेईमान व्यवसायी नहीं है जो सिर्फ मुनाफे की परवाह करता है। धीरे धीरे आगे बढ़ो और एक दिन तुम धन देवता का सार समझ जाओगे। मारुयुन ने खड़े होकर झेंग वेनलोंग के कंधों को थपथपाया। झेंग वेनलोंग ने गहरी सांस ली और वादा किया, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिष्य जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। वर्तमान झेंग वेनलोंग ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी भारी बोझ से मुक्ति मिल गई हो। मारुयुन मुस्कुराया, तो जाओ। झेंग वेनलोंग अभी अभी निकला ही था कि हुआ मिंगक्सियोंग कमरे में प्रकट हुआ। झेंग वेनलोंग की पीठ की ओर देखते हुए उसने कहा, ये युग उनका है। झेंग वेनलोंग का भाग्य शायद पहले से ही लॉन्ग चेन के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। मारुयुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जिस दिन वे पहली बार मिले थे उसी दिन से ये तय हो गया था। झेंग वेनलोंग का भविष्य लॉन्ग चेन पर निर्भर करता है। हुआ मिंगजियोंग ने कहा, आपने हुआयुन संप्रदाय का भविष्य भी लॉन्ग चेन से बांध दिया है। जीवन एक जुआ है। हम अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं, इसलिए हमें अपना चुनाव करना होगा। अब समय आ गया है। मिंगक्सियोंग, हमारी गुप्त सेना को इकट्ठा करो। शांति के ये दिन ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। हमें तैयार रहना होगा। अगर डोनफेंग परिवार और पिल वैली को लगता है कि वे हमारे हुआयुन संप्रदाय को निगल सकते हैं, तो वे बहुत सरलता से सोच रहे हैं। व्यापारियों को हमेशा याद रखना चाहिए कि उनके पास कोई न कोई तरकीब जरूर होनी चाहिए, मारुयुन ने कहा। हुआ मिंगजियोंग ने सिर हिलाया, उसका शरीर कमरे से गायब हो गया। लॉन्ग चेन, तुम ये गोलियां मेरे पास छोड़ सकते हो। जहां तक उनकी कीमत का सवाल है, उसका अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं है। मैं तुम्हें धीरे धीरे ही पैसे लौटा सकता हूं, झेंग वेनलोंग ने कहा। मूल रूप से वह मारुयुन से पूछने गया था कि उसे इन गोलियों के लिए किस तरह की कीमत चुकानी चाहिए। आखिरकार 11वीं श्रेणी की गोली के फॉर्मूले अनमोल खजाने थे, खासकर इस समय हुआयुन संप्रदाय के लिए। हालांकि दोस्त तो दोस्त होते हैं और पैसा तो पैसा ही होता है। उन्हें आपस में मिलाया नहीं जा सकता। लॉन्ग चेन को पैसे वापस करने से पहले उसे इन गोलियों के असली मूल्य को देखना होगा। मारुयुन ने उसे अपनी शैली के अनुसार काम करने की अनुमति दी थी। ये तय करना आसान है। मुझे हुआयुन संप्रदाय पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो 11वीं श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत कर सकता है, लॉन्ग चेन ने कहा। इस संबंध में कोई समस्या नहीं होगी। मैं तुम्हें सच बताता हूं। अनगिनत साल पहले हमने गुप्त रूप से अपने स्वयं के कीमियागरों को पालना शुरू किया था। वे अब तक छिपे हुए हैं। मैं तुम्हें इस तरह से बताता हूं, इस पूरी दुनिया में केवल संप्रदाय के गुरु और सहायक संप्रदाय के गुरु ही इस मामले के बारे में जानते हैं, और फिर तुम और मैं, झेंग वेनलोंग ने कहा। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया। जैसी कि उम्मीद थी, हुआयुन संप्रदाय की नींव उससे कहीं ज्यादा गहरी थी जितना उन्होंने दिखाया था। उन्होंने जो शक्ति प्रकट की थी, वह सिर्फ हिमशैल का सिरा थी। 11वीं श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन शीर्ष श्रेणी की 11वीं श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किस्मत की जरूरत होगी। लेकिन जैसे ही हम कुछ को परिष्कृत कर लेंगे, हमारे पास पिल वैली से मुकाबला करने की शक्ति होगी। कम से कम हम लोगों को अपनी शक्ति दिखाएंगे। इस तरह हमारे ग्राहक हमें नहीं छोड़ेंगे, झेंग वेनलोंग ने कहा। जब तक वे संप्रदाय पिल वैली से बंधे नहीं रहते, तब तक चीजों को संभालना आसान रहेगा। उसने पहले ही इन गोलियों के फॉर्मूले को गुप्त चैनलों के माध्यम से बाहर भेज दिया है, ताकि इन गोलियों को जितना संभव हो सके परिष्कृत करने में अधिक से अधिक बढ़त मिल सके। उन्हें चीजों को हिलाने की जरूरत थी, अन्यथा बाहरी दुनिया सोचेगी कि हुआयुन संप्रदाय जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकता। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया। 11वीं श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। लॉन्ग चेन ने जिन गोलियों को परिष्कृत किया था, वे इतनी कठिन इसलिए थी क्योंकि वे गोलियां पिल सॉवरेन की यादों से आई थीं और उनकी जरूरतें बहुत ज्यादा थीं। जहां तक ब्रह्मा दिव्य महल से आई इन गोलियों के फॉर्मूले की बात है, लॉन्ग चेन को उनकी परवाह नहीं थी। उसे नहीं लगा कि उनका असर काफी अच्छा था, इसलिए उसने उन पर अपना समय बर्बाद नहीं किया। इन गोलियों को दूसरे कीमियागरों द्वारा परिष्कृत किया जाना चाहिए। यदि 100, 1000 या 10,000 कीमियागर इन गोलियों को परिष्कृत करने का प्रयास करें, तो देर सवेर वे एक उच्च कोटि की गोली को परिष्कृत करने में सफल हो जाएंगे। इसके अलावा उनके लिए सबसे अच्छा यही था कि वे आसान गोलियों से शुरुआत करें।
एक बार जब वे उन्हें परिष्कृत कर लेते हैं तो वे अधिक कठिन 11वीं श्रेणी की गोली के फॉर्मूले पर अपना हाथ आजमा सकते हैं। कीमियागरों के बीच एक साथ काम करने और कई कीमियागरों को गोलियों की एक ही भट्टी को परिष्कृत करने का एक तरीका भी था। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को मिलाकर वे सफल शोधन की संभावनाओं को बढ़ा सकते थे। इसलिए झेंग वेनलोंग को गोलियों को परिष्कृत न कर पाने की चिंता नहीं थी। भाई वेनलोंग, क्या आपने नांगोंग परिवार और बेइटांग परिवार से संपर्क किया है? क्या उनके साथ काम करने का कोई मौका है? लॉन्ग चेन ने पूछा। मैंने पूछा है, और वे दोनों बहुत विनम्र थे। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें हमारे साथ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। झेंग वेनलोंग ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही वे प्रकट हुए, झेंग वेनलोंग ने अधिकांश प्राचीन संप्रदायों और शक्तियों से संपर्क स्थापित कर लिया था, और जबकि उन्होंने उसके साथ बैठक करके उसका सम्मान किया, उन सभी ने मौन रूप से किसी भी तरह के सहयोग से इनकार कर दिया। सबसे अधिक संभावना है, उन्हें लगा कि इस पतनशील युग से उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था। तुम्हें उन दो परिवारों के पास एक और यात्रा करनी चाहिए। बेइटांग ग्रुशुंग और नांगोंग ज़ुयू से पूछो। कहो कि तुम मेरे दोस्त हो, और वे तुम्हें जरूर देखेंगे, लॉन्ग चेन ने इस बारे में सोचने के बाद कहा। झेंग वेनलोंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इस संबंध में आपकी उपलब्धियों के बारे में सुना है। लेकिन अगर वे मुझे मिलने की अनुमति भी देते हैं, तो भी कोई मतलब नहीं है अगर वे सहयोग नहीं चाहते हैं। ये पहले से अलग है। पहले आपकी टाइमिंग गलत थी। अगर आप अभी जाते हैं, तो शायद ये काम कर जाए, लॉन्ग चेन ने कहा। झेंग वेनलोंग पहले ही बहुत जल्दी आ गया था। डोंगफेंग परिवार की सभा अभी तक नहीं हुई थी, इसलिए उनके लिए मना करना स्वाभाविक था। लेकिन अब डोंगफेंग परिवार के नीलामी घर पूरे सेंट्रल प्लेन्स में फैल गए थे, और वे अपनी मनचाही चीजें इकट्ठा कर रहे थे। स्टोन रेस में लॉन्ग चेन ने देखा था कि चिरस्थायी परिवारों में आपस में बनती नहीं थी। नांगोंग और बेइटांग परिवार डोंगफेंग परिवार के साथ एकमत नहीं थे। इस समय, अगर लॉन्ग चेन मध्यस्थ की भूमिका निभाए, तो सफलता की संभावना बहुत अधिक होगी। जब तक नांगोंग और बेइटांग परिवार हुआयुन संप्रदाय के साथ सहयोग करेंगे, तब तक सब कुछ संभालना आसान हो जाएगा। उन दो परिवारों के साइन बोर्ड को लहराने से ही अन्य शक्तियां उनकी ओर आकर्षित होंगी। अगर दो शाश्वत परिवार भी एक साथ काम कर रहे हों, तो कोई क्यों हिचकिचाएगा? जब लॉन्ग चेन ने यह समझाया, तो झेंग वेनलोंग ने अपने माथे पर ताली बजाई। कोई आश्चर्य नहीं कि मारुयुन ने कहा कि उसने कई अवसर गंवाए हैं। उसने इस बारे में सोचा भी नहीं था। झेंग वेनलोंग ने प्रसन्नतापूर्वक प्रस्थान करने की तैयारी की। लॉन्ग चेन भी मूल शैतान जाति के क्षेत्र में चला गया। उसे नहीं पता था कि वाइल्ड कैसा था, या यू शियाओकियान कितनी ताकतवर हो गई थी।